आज की तारीख में ट्रू स्पिरिट अलायंस में वह ताकत नहीं रही जो कभी क्लैन के सबसे बड़े अलायंस के तौर पर थी। अगर जियानमू फिर से जिंदा हो जाता है और ह्यूमन कबीले का मेंबर बन जाता है, तो कोई सोच ही सकता है कि ह्यूमन कबीले को कितने बड़े फायदे होंगे। ये बेशक एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। जियानमू के फिर से जिंदा होने और ह्यूमन कबीले के कंट्रोल की खबर फैल गई, तो इससे कितना हंगामा मच जाएगा। इससे ट्रू स्पिरिट अलायंस पक्का पागल हो जाएगा। ट्रू स्पिरिट अलायंस ह्यूमन कबीले पर युद्ध की घोषणा भी कर सकता है। मुझे नहीं पता, ये एक अमर राजा के साधन है और हम तो बस डालुओ गोल्डन अमर हैं। हमें ऐसी बातें कैसे पता चली? हम बस इतना जानते हैं कि जियानमू सच में फिर से जिंदा हो गया है और जियानमू की अंदरूनी दुनिया में रह रहा है। ये हमारे लिए काफी है। हुआ जुबानजी ने हाथ हिलाकर इशारा किया कि उसे ज्यादा अंदर की बातें नहीं पता हैं। जुबानहुआन संप्रदाय के कई साधकों को भी ऐसी गोपनीय जानकारी नहीं पता होगी। ऐसा अनुमान है कि जुबानहुआन संप्रदाय के सेक्ट मास्टर के अलावा बाहरी लोग ऐसी बातें नहीं जान सकते। तुम सही कह रहे हो, ये एक अमर राजा के साधन है। इसके अंदर के राज कौन जान सकता है? जुबानहुआन संप्रदाय में कैसे जाएंगे? तांग जिशु को और ज्यादा उम्मीद होने लगी। वो जुबानहुआन संप्रदाय के मुख्य संप्रदाय में शामिल होकर महान सच्ची आत्मा जियानमू को देखना चाहता था। यह अतीत का सबसे शक्तिशाली अमर राजा था, यहाँ तक कि ताई अमर राजा से भी ज्यादा। यह असल में बहुत आसान है। हम ड्रीम रियल मार्क की शक्ति का उपयोग करके जियानमू के साथ बातचीत कर सकते हैं। जियानमू की शक्ति से पकड़े जाएंगे। जियानमू की अंदरूनी दुनिया में जा सकते हैं। हुआ जुबानजी ने समझाया। क्या ये वास्तव में इतना आसान है? तांग जिशु थोड़ा हैरान हुआ। उसने शुरू में सोचा था कि जियानमू की अंदरूनी दुनिया तक पहुंचने के लिए उसे किसी खास जगह पर जाना होगा, लेकिन अचानक उसे बस ड्रीम रियल मार्क से बात करनी थी। लेकिन तरीका जितना आसान था, जियानमू की शक्ति उतनी ही भयानक थी, बिल्कुल कल्पना से परे। हाँ, यह इतना आसान है क्योंकि जब से जुबानहुआन संप्रदाय ने जियानमू की खेती की है, तब से इसकी खेती में बहुत सुधार हुआ है। अब जियानमू के डोमेन ने ह्यूमन कबीले के सभी 1,290,000,000 बड़े प्रीफेक्चर को कवर कर लिया है। दूसरे शब्दों में, हमारा पूरा ह्यूमन टेरिटरी जियानमू के डोमेन में आता है। अगर जियानमू तैयार हो, तो वह टाइम और स्पेस की पावर का इस्तेमाल करके किसी भी इंसान को ह्यूमन टेरिटरी में कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है, और वह भी एक पल में। हुआ जुबानजी थोड़ा मुस्कुराया। शुरुआत में, जब उसे जियानमू के होने का पता चला, तो वह भी जियानमू की ताकत से हैरान रह गया। ये सच में महान इन्नेट ट्रू स्पिरिट होने के लायक है, बस एक ऐसी ताकत जो सोच से भी परे है। यह ऐसे अकल्पनीय काम भी कर सकता है। इसमें कोई हैरानी नहीं कि पहले ये ट्रू स्पिरिट अलायंस को इतना बढ़ा सका। खुशकिस्मती से ऐसे जीव को ह्यूमन रेस के अमर राजा ने काबू कर लिया और वह ह्यूमन कबीले की लड़ाकू ताकत बन गया। इसे मानव कुल का महान सौभाग्य माना जाता है। अविश्वसनीय क्षमता। अगर जियानमू बढ़ता रहा, तो क्या इसका डोमेन पूरी अमर दुनिया को कवर नहीं कर पाएगा? तांग जिशु को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। इस पुरानी सच्ची आत्मा की ताकत सच में सोच से भी परे थी। इसमें कोई हैरानी नहीं कि इसे सबसे मजबूत सच्ची आत्माओं में से एक माना जाता है। अगर इस पर कोई मुसीबत नहीं आई होती, तो अंदाजा है कि अब कोई भी ट्रू स्पिरिट अलायंस का स्टेटस हिला नहीं पाता। ये असंभव नहीं है। आखिरकार, अभी जियानमू की ग्रोथ अपनी लिमिट तक नहीं पहुंची है। जियानमू की शक्ति किस हद तक बढ़ सकती है, लेकिन ये तो आने वाले कई सालों की बात है। अभी के लिए, चलो पहले जुबानहुआन संप्रदाय की ओर चलते हैं। हुआ जुबानजी ने तुरंत कहा। वह पहले से ही जुबानहुआन संप्रदाय में जाने के लिए उत्सुक था। आखिरकार, जुबानहुआन संप्रदाय के पास बहुत सारे हाई लेवल खेती के संसाधन हैं, जिन्हें ताई संप्रदाय भी नहीं समझ सकता। अगर वह अमर राजा बनना चाहता है, तो उसे बहुत सारे कल्टीवेशन रिसोर्स लेने होंगे। जुबानहुआन सेक्ट के अलावा कोई दूसरी जगह नहीं है जो उसे इतने हाई लेवल रिसोर्स दे सके। गड़गड़ाहट टिल्ड। एक पल में, हुआ जुबानजी और तांग जिशु ने तुरंत ड्रीम रियल मार्क से बात की। तुरंत, उस खालीपन में समय और जगह की एक शक्ति उतरी, जिसने उन दोनों को पूरी तरह से घेर लिया। अगले ही पल, दोनों अचानक इस जगह से गायब हो गए और फिर जियानमू की अंदरूनी दुनिया के एक शहर में पहुंच गए। जियानमू की अंदरूनी दुनिया है। तांग जिशु को समय और जगह में बदलाव महसूस हुआ, और फिर उसने खुद को एक अनजान समय और जगह में पाया। उनकी दिव्य अनुभूति चारों ओर फैल गई। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि वे किसी प्लाजा में आ गए हैं। उसके चारों ओर बहुत सारे ह्यूमन कल्टीवेटर थे, जिनमें कई डालुओ गोल्डन इमोर्टल भी शामिल थे।
और ये डालुओ गोल्डन इमॉर्टल्स जान पहचान वाले लग रहे थे, जो ह्यूमन कबीले के अलग अलग बड़े इलाकों से आए थे। जाहिर है, जुवानहुआंग संप्रदाय की जियानमु दुनिया इंसानी कबीले के कई डालुओ गोल्डन इमॉर्टल्स के इकट्ठा होने की जगह बन गई है। उन्होंने यह मौका सिर्फ इसलिए गंवा दिया क्योंकि वे साधना के लिए एकांत में थे। सौभाग्य से उन्हें अपने कनिष्ठ भाई हुआ जुवानजी मिल गए, जिससे उन्हें जुवानहुआंग संप्रदाय के मुख्य संप्रदाय में प्रवेश करने का तरीका भी मिल गया। इतनी अमीर अमर क्यूई, इतनी घनी अमर क्यूई के साथ मुझे डर है कि यहाँ अमर नस 8वीं कक्षा तक पहुंच गई है। तांग जिशु की पुतलियां सिकुड़ गईं। जियानमु की अंदरूनी दुनिया में अमर ची की समृद्धि बहुत ज्यादा थी, जो सोच से भी परे लेवल तक पहुंच गई थी। केवल सेलेस्टियल कोर्ट हेडक्वार्टर ही इसकी तुलना कर सकता है। समस्या यह है कि पूरे ह्यूमन टेरिटरी में केवल एक ही 8th ग्रेड इमॉर्टल वेन है। जियानमु की अंदरूनी दुनिया में भी 8वीं क्लास की अमर नस क्यों है? ये बहुत दूर की बात है। जियानमु वर्ल्ड में इमोर्टल क्यूई का कॉन्सेंट्रेशन सच में 8वें स्टेज पर पहुंच गया है। इसलिए जियानमु वर्ल्ड में साधना करना किसी भी तरह से सेलेस्टियल कोर्ट हेडक्वार्टर से कम नहीं है। हुआ जुवानजी ने सिर हिलाया। समस्या यह है कि पूरे ह्यूमन टेरिटरी में सिर्फ एक 8th ग्रेड इमॉर्टल वेन है। जियानमु वर्ल्ड में 8वीं क्लास की अमर नस असल में कहां से आई? तांग जिशु हैरान था। उसे ये भी शक था कि क्या जियानमु ने ह्यूमन क्लैन की 8th ग्रेड इमॉर्टल वेन का सोर्स चुरा लिया है, जिसकी वजह से इमॉर्टल ची कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा था। नहीं तो ये नामुमकिन होता। आखिरकार अमर नसें हवा से नहीं आती। जहां तक मुझे पता है, जियानमु वर्ल्ड में 8th ग्रेड इमॉर्टल वेन होने का कारण जुवानहुआंग सेक्ट का इमॉर्टल किंग है। कहा जाता है कि इस अमर राजा ने एक बार कई अमर नसों को जब्त करने के लिए इटर्नल नाइट लैंड में बहुत अंदर तक जाने की कोशिश की थी। मुझे लगता है कि सीनियर ब्रदर को पता है कि इटर्नल नाइट लैंड बहुत बड़ा और बेहिसाब है, हमारे 5 बड़े सुपर क्लैन के इलाकों से भी बड़ा है। इसलिए इटर्नल नाइट लैंड में बची हुई इमोर्टल वेन्स की संख्या अनगिनत है। और जुवानहुआंग संप्रदाय के अमर राजा ने सीधे इटर्नल नाइट लैंड से 8वीं क्लास की अमर नस लूट ली, फिर इसे जियानमु पर रखा। यही कारण है कि यहाँ अमर क्यूई इतनी घनी है। हुआ जुवानजी ने गंभीरता से कहा। जुवानहुआंग संप्रदाय ने भी यही एक्सप्लेनेशन दिया है, और यह बहुत ही सही एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि अगर सच में ह्यूमन कबीले की 8th ग्रेड इमॉर्टल वेन लूटी गई थी, तो सेलेस्टियल कोर्ट हेडक्वार्टर में कल्टीवेशन कर रहे इमॉर्टल किंग्स को इमॉर्टल ची कॉन्सेंट्रेशन में कमी का एहसास जरूर होगा। लेकिन असल में सेलेस्टियल कोर्ट में इमॉर्टल ची कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। इसलिए ह्यूमन क्लैन की 8th ग्रेड इमॉर्टल वेन के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसे कोई भी इमॉर्टल नोटिस कर लेगा। एक 8th ग्रेड इमॉर्टल वेन को पकड़ने के लिए इटर्नल नाइट लैंड में गहराई तक जाना। जुवानहुआंग संप्रदाय का अमर राजा कितना शक्तिशाली है। तांग जिशु हैरान रह गया। उसे बहुत सदमा लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उन्हें साफ पता था कि इटर्नल नाइट लैंड कितना खतरनाक है। यहाँ तक कि एक अमर राजा भी, जो हमेशा रहने वाले नाइट लैंड में जाता है, उसे खतरनाक खतरों का सामना करना पड़ सकता है। एक बार अमर राजाओं ने मिलकर इटर्नल नाइट लैंड में खोजबीन की और पुरानी सभ्यता के खंडहरों को खोजने की कोशिश की। दुर्भाग्य से वे चूक गए और बुरी तरह घायल भी हो गए। जुवानहुआंग संप्रदाय के अमर राजा की शक्ति भयानक है। जुवानहुआंग संप्रदाय के अमर राजा की ताकत का कोई अंदाजा नहीं है। हालांकि ह्यूमन कबीले के लिए एक और ताकतवर प्रोटेक्टर का होना वाकई अच्छी बात है। सीनियर ब्रदर, बहुत हो गई बातें, पहले मुझे अंदर आने दो। हुआ जुवानजी ने तांग जिशु को खींच लिया, इस जगह को छोड़कर और जियानमु वर्ल्ड में जुवानहुआंग शहर की ओर उड़ गया। आखिरकार जुवानहुआंग शहर जियानमु दुनिया का सेंट्रल शहर है, एक ऐसी जगह जिसके लिए अनगिनत अमर लोग तरसते हैं। यहाँ तक कि एक डालुओ गोल्डन इमोर्टल को भी यहाँ खेती के लिए जरूरी संसाधन मिल सकते हैं। ठीक है, तांग जिशु ने सिर हिलाया, वह भी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वूश, कुछ समय बाद हुआ जुवान जेड के गाइडेंस में तांग जिशु आखिरकार जुवानहुआंग शहर पहुंच गया। इस शहर में पहुंचते ही उसने तुरंत देखा कि यह शहर हाई लेवल इमोर्टल से भरा हुआ था। कम से कम वे सभी गोल्डन इमोर्टल दायरे के थे, और यहाँ तक कि डालुओ गोल्डन इमोर्टल्स भी यहाँ बहुत सारे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे ह्यूमन कबीले के डालुओ गोल्डन इमोर्टल्स यहाँ इकट्ठा हुए हों, जो कि वाकई अविश्वसनीय था। डालुओ गोल्डन इमोर्टल्स कैसे हो सकते हैं? ये दृश्य देखकर तांग जिशु पूरी तरह से हैरान रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि हेवन कोर्ट में भी इतने सारे डालुओ गोल्डन इमोर्टल्स कभी इकट्ठा नहीं हुए थे। आखिरकार
ये दालुओ गोल्डन इमॉर्टल्स पूरे ह्यूमन रीजन में फैले हुए हैं। उन सभी को अलग अलग इलाकों की सुरक्षा करने की जरूरत है। खासकर ह्यूमन रेस फ्रंटियर ग्रेट सिटी में दालुओ गोल्डन इमॉर्टल्स के लिए उनके लिए हेवन कोर्ट में वापस आना और भी नामुमकिन है। तो इसका मतलब ये भी है कि बहुत सारे दालुओ गोल्डन इमॉर्टल्स को इकट्ठा करना लगभग नामुमकिन है। इसके साथ ही यह भी सच है कि अमर दुनिया बहुत बड़ी और असीम है। हर टेलीपोर्टेशन की कीमत काफी ज्यादा है। अगर जरूरी न हो तो वे आसानी से एक साथ इकट्ठा नहीं होंगे। इसलिए ये पहली बार था जब वह इतने सारे दालुओ गोल्डन इमॉर्टल्स से मिला था। ये भी काफी नॉर्मल है। असल में ह्यूमन क्लैन के दालुओ गोल्डन इमॉर्टल्स को जुवानहुआन सेक्ट से इनविटेशन मिला है और वे ड्रीम रियल मार्क के साथ इंटीग्रेट हो गए हैं। इसके अलावा जुवानहुआन संप्रदाय के पास बहुत सारे हाई लेवल इमोर्टल एलिक्सिर और इमोर्टल पिल्स हैं। असल में जुवानहुआन संप्रदाय के अलावा दूसरी ताकतों के पास इतने हाई लेवल रिसोर्स नहीं हो सकते। तो अगर कोई दालुओ गोल्डन इमोर्टल या गोल्डन इमोर्टल आगे बढ़ना चाहता है तो वे केवल जुवानहुआन सेक्ट में आ सकते हैं। समय के साथ जियानमू वर्ल्ड कई दालुओ गोल्डन इमॉर्टल्स के इकट्ठा होने की जगह भी बन गया है। हुआ जुवानजी ने समझाया। ये जानना जरूरी है कि जुवानहुआन सेक्ट के पास बहुत ज्यादा हाई लेवल रिसोर्स हैं जो बहुत सारे इमोर्टल एलिक्सिर बनाने में सक्षम है। यहाँ तक कि मानव जाति का स्वर्गीय न्यायालय भी इतने सारे अमर अमृत को कंट्रोल नहीं कर सकता। अमर अमृत के बिना अमर गोलियों की तो बात ही छोड़िए। इसलिए ज्यादातर दालुओ गोल्डन इमॉर्टल सिर्फ मुश्किल से खुद को सीखने पर ही भरोसा कर सकते हैं और बाहरी मदद का कोई तरीका नहीं है। फिर भी जुवानहुआन संप्रदाय अचानक बहुत सारे हाई लेवल साधना संसाधनों के साथ उभरा। इसलिए अपनी साधना के लिए ये दालुओ गोल्डन इमॉर्टल्स केवल जुवानहुआन संप्रदाय में ही इकट्ठा हो सकते हैं। लेकिन यह एकमात्र बात नहीं है। जियानमू की शक्ति और भी महत्वपूर्ण है। इसका स्पेस टाइम डोमेन पूरे ह्यूमन टेरिटरी को कवर करता है, जिससे इमॉर्टल्स को ह्यूमन क्लैन में किसी भी जगह पर आसानी से टेलीपोर्ट किया जा सकता है, जिसमें दालुओ गोल्डन इमॉर्टल्स भी शामिल हैं। जब तक वे ड्रीम रेल मार्क को एक्टिवेट करते हैं, भले ही वे ह्यूमन रेस फ्रंटियर ग्रेट सिटी में हों, वे तुरंत जियानमू की अंदरूनी दुनिया में पहुंच सकते हैं, जिससे ट्रेवल का बहुत सारा समय बच जाएगा। इस तरह भले ही इंसानी कबीले की सीमाओं पर उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी के साथ तैनात हों, कोई भी आसानी से जियानमू की अंदरूनी दुनिया में जा सकता है और अपनी मर्जी से वापस आ सकता है, जैसे आराम से टहल रहे हों। तांग जिशु ने गंभीरता से कहा। जियानमू की स्ट्रैटेजिक अहमियत का एहसास हो गया। इसकी पावर में महारत हासिल करना एक सुपर टेलीपोर्टेशन एरे को काबू करने जैसा है, जिससे ह्यूमन क्लैन इमॉर्टल्स ह्यूमन टेरिटरी के किसी भी कोने में टेलीपोर्ट कर सकते हैं। इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। आखिरकार एक दालुओ गोल्डन इमॉर्टल को भी इंसानी कबीले के बड़े राज्यों में जाने के लिए टेलीपोर्टेशन एरे की मदद की जरूरत होती है। ये ठीक इसलिए है क्योंकि यात्रा इतनी सुविधाजनक है कि महान लुओ गोल्डन इमॉर्टल्स जियानमू वर्ल्ड में इकट्ठा होते हैं। वास्तव में यह मानना होगा कि यह पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। जियानमू वर्ल्ड में टेलीपोर्ट करने की सुविधा न होती तो शायद ग्रेट लुओ गोल्डन इमॉर्टल्स का इकट्ठा होना इतना आसान नहीं होता। हुआ जुवानजी ने भी इस बात को माना। यहाँ तक कि ह्यूमन रेस हेवनली कोर्ट भी स्पेस टाइम ट्रेवर्सल की इतनी जबरदस्त पावर को मास्टर नहीं कर सकता, क्योंकि हर बार टेलीपोर्टेशन एरे को ऑपरेट करने में बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होती है। यहाँ तक कि एक महान लुओ गोल्डन इमॉर्टल भी इसे हर जगह अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकता। जियानमू की तुलना कहीं और नहीं की जा सकती, जो अनगिनत जीवों को तुरंत दूसरे कोने में ले जाने की अनुमति देता है। ऐसी अमर तकनीक सचमुच असाधारण है। ऐसा अनुमान है कि केवल एक जन्मजात सच्ची आत्मा ही ऐसा चमत्कार कर सकती है। लेकिन भले ही जुवानहुआन सेक्ट के पास बहुत सारे हाई ग्रेड इमॉर्टल एलिक्सिर हों, लेकिन आम ग्रेट लुओ गोल्डन इमॉर्टल के लिए उन्हें मुफ्त में एक्सचेंज करना मुमकिन नहीं है ना? जुवानहुआन संप्रदाय से सही अमर गोलियां और अमर अमृत पाने के लिए हमें असल में क्या करना होगा? तांग जिशु ये बात जानने के लिए बहुत उत्सुक था। अगर जुवानहुआन संप्रदाय बहुत ज्यादा कीमत मांगता है तो उसे सोचना होगा कि क्या ये कीमत वसूल है। आखिरकार हर खजाने की एक निश्चित कीमत होती है। हम अभी जुवानहुआन सेक्ट को जिन चीजों की जरूरत है वे असल में काफी आसान हैं। अमर आर्ट्स टेल, अमर अमृत के बीज, दुर्लभ यस्क, अमर कलाकृतियां, प्रागैतिहासिक सभ्यताओं का ज्ञान वगैरह। इसके अलावा काले जीवों की लाशें, एसेंस खाने वाले जानवरों की लाशें, अमर जानवरों की लाशें और विदेशी नस्ल की लाशें भी ऐसी चीजें हैं जिन्हें जुवानहुआन संप्रदाय खरीदने के लिए उत्सुक है और लगभग सभी को स्वीकार करता है।
वे ताओ को बदलने वाले राक्षसों की भी इच्छा रखते हैं। इस तरह ग्रेट लुओ गोल्डन इमॉर्टल्स कई एसेंस खाने वाले जानवरों, काले जीवों या विदेशी इमॉर्टल्स का शिकार करने के लिए इटर्नल नाइट लैंड में जाना पसंद करते हैं, और अगर उनकी लाशें मिल जाती हैं तो उन्हें इमोर्टल एलिक्सिर और इमोर्टल पिल्स से बदला जा सकता है। हुआ जुआनजी ने गंभीरता से कहा, अमरार्थ टेल और ऐसे खजाने स्वाभाविक रूप से सभी को पसंद आते हैं, जो हैरानी की बात नहीं है। लेकिन इतने सारे डार्क क्रीचर और एसेंस खाने वाले जानवरों की लाशें हासिल करके जुआनहुआंग सेट को क्या हासिल होता है? इन लाशों में बहुत ज्यादा गंदगी होती है और इन्हें इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि ये पूरी तरह बेकार हैं। ताओ को बदलने वाले मॉन्स्टर्स की चाहत रखना भी सच में अजीब है। तांग जिशु को ये बहुत अजीब लगा। जुआनहुआंग संप्रदाय जो कर रहा था वह कचरा इकट्ठा करने जैसा लग रहा था और सच में समझ से बाहर था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे भी साफ नहीं पता, कोई भी ग्रेट लुओ गोल्डन इमोर्टल यह नहीं समझता कि ऐसा क्यों है। शायद यह अमर राजा के तरीके हैं जो इन बेकार लाशों को किसी काम की चीज में बदल देते हैं। किसी भी हालत में ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। डालुओ गोल्डन इमोर्टल लेवल का एसेंस डिवोरिंग बीस्ट का शव ले सकता है तो उसे छठी स्टेज के इमोर्टल एलिक्सिर से बदला जा सकता है। इतना अच्छा मौका कौन छोड़ेगा? हुआ जुआनजी थोड़ा मुस्कुराया। उसे यह समझने में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि जुआनहुआंग संप्रदाय को वे लाशें क्यों चाहिए थी। जब तक उसे अच्छा खासा फायदा मिल जाता उसके लिए वही काफी था। इसके अलावा अमर राजा की योजनाएं उनके जैसे महान लुओ गोल्डन अमरों की समझ से परे हैं। जब तक कोई खुद अमर राजाओं के लेवल तक नहीं पहुंच जाता तभी वह जान सकता है कि ये शासक क्या हासिल करना चाहते हैं। बिल्कुल सही। अगर ऐसा है तो हमें इटर्नल नाइट लैंड में जाकर उन डार्क मॉन्स्टर्स का शिकार करना पड़ सकता है। अगर ताओ बदलने वाले राक्षस का सामना भी हो जाए तो उसे सील करके कैश के बदले जुआनहुआंग संप्रदाय को सौंप दिया जा सकता है। तांग जिशु ने भी इस बात से सहमति जताते हुए सिर हिलाया। अब इस बारे में ज्यादा सोचना उसकी क्षमता से बाहर था। शायद जुआनहुआंग संप्रदाय उनके लिए सफलता का मौका था। अगर वह इसे पकड़ लेता तो भविष्य में इमोर्टल किंग बनने की बहुत उम्मीद हो सकती थी। एक पल के लिए तांग जिशु और हुआ जुआनजी जुआनहुआंग शहर में घूमने लगे। उनके लिए भी डालुओ गोल्डन इमॉर्टल्स का ये शहरी जमावड़ा बहुत रहस्यमय बना रहा। इस समय जियानू वर्ल्ड में जुआनहुआंग पैलेस, बाई सुजी, हुआ सिक्विन, शियुक्सी, दाओइस्ट फेंगशी, ताओ किली, जेड इमॉर्टल चाइल्ड और दूसरे लोग यहाँ रहते थे। 100 मिलियन साल की साधना के बाद उनकी साधना तेजी से आगे बढ़ी और उन्हें गोल्ड इमॉर्टल बना दिया गया। हालांकि इस साधना की गति की तुलना झो सुई से नहीं की जा सकती थी। दूसरे अमर लोगों की तुलना में इसे सच में चमत्कारी माना जाता था। इस तरह से साधना करते रहने पर डालुओ गोल्डन इमॉर्टल तक पहुंचना भी कोई बड़ी चुनौती नहीं होगी। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि हम एक दिन गोल्ड इमॉर्टल्स बन जाएंगे। जब मैं पहली बार अमर दुनिया में गया तो मुझे लगा कि स्वर्ग में अमर बनना ही मेरी सीमा है। किसने सोचा होगा कि पलक झपकते ही हम गोल्ड इमॉर्टल्स बन जाएंगे। ये सच में अविश्वसनीय है। बाई सुजी ने बहुत इमोशनल होकर कहा। उसकी खूबसूरत आंखें एक्साइटमेंट से चमक रही थी। उसने अपने शरीर में एक गोल्ड इमॉर्टल की मजबूत शक्ति महसूस की। ये वह शक्ति थी जो सच में उसके पास थी। उसी लेवल के गोल्ड इमॉर्टल्स की तुलना में भी उसकी लड़ने की ताकत जरा भी कम नहीं थी। इसके अलावा उसे न सिर्फ गोल्ड इमॉर्टल रेल में नया प्रमोट किया गया था बल्कि वह उसमें काफी आगे भी बढ़ चुकी थी। ऐसा अनुमान है कि कुछ और समय तक साधना करने के बाद उसे ग्रेट लुओ रेल्म पर असर डालने का मौका मिलेगा। आज हमारे टैलेंट के साथ इस तरह के दायरे तक पहुंचना वाकई बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे पति की मदद से कानूनों को समझने की हमारी स्पीड बहुत तेज है। हम स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों के बारे में भी अचानक जानकारी पा सकते हैं। दूसरे अमर लोगों की तुलना में हमारी साधना आसान रही है। ताओ किली की खूबसूरत आंखें चमक रही थी। उसका आकर्षक चेहरा थोड़ा लाल था। उसकी आंखें आकर्षण से भरी थी। हालांकि उसे लगा कि उस आदमी के साथ रहना सिर्फ खेती बाड़ी तक ही सीमित नहीं था। इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह थी कि यह खुशी की दुनिया का मजा लेने के बारे में था। अक्सर यिन और यांग का मेल एक खुशी देने वाली बात होती थी। अगर कपल के मन एक हो जाएं, तो यह और भी मजेदार हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से वह कमीना आदमी हमेशा पीछे हटता रहता था और अपनी खेती बढ़ाता रहता था। इस वजह से उन्हें अक्सर अकेले खाली कमरे की रखवाली करनी पड़ती थी।
अच्छी बात यह है कि गोल्ड इमोर्टल तक पहुंचने के बाद वे अक्सर खुद को पीछे हटने में बंद कर लेते थे, इसलिए उन्हें ज्यादा अकेलापन महसूस नहीं होता था। अगर खेती में डूबे रहें, नियमों की जानकारी हासिल करें, तो लाखों या करोड़ों साल पलक झपकते ही बीत जाएंगे। सच कहूं तो गोल्ड इमोर्टल्स बनने के बाद समय के बहाव के बारे में उनकी समझ उतनी तेज नहीं रही। अक्सर बस एक आम वापसी में ही हजारों साल लग सकते हैं। लेकिन इंसानों के लिए पीछे हटने के इस समय में कई राजवंश, कई उतार चढ़ाव और कई पतन देखे जा सकते थे। मेरे पति की मदद के अलावा मुझे लगता है कि कुछ और भी जरूरी है। यानी हमने दिव्य मोहर को बेहतर बनाया और मानव कुल के देवता का पद प्राप्त किया। इससे हम हमेशा इंसानी खानदान की बड़ी दौलत का फायदा उठा सकते हैं। 100 मिलियन सालों में हमारे ज़ुआनहुआंग सेक्ट की ताकत बढ़ती रही और पूरे ह्यूमन टेरिटरी में फैलती रही। इस तरह हमारी किस्मत आसमान छू गई। इस दौरान हमें काफी लाभ भी हुआ है। हुआ सिक्विन को इस बात का बहुत दुख था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका ऐसा दिन होगा। स्वर्ग और पृथ्वी की अपार दौलत से सुरक्षित, और वह जो कुछ भी करती थी उसमें उसे भगवान की मदद महसूस होती थी। अक्सर जब वह जियान्मू वर्ल्ड छोड़कर ह्यूमन टेरिटरी में दूसरी जगहों पर जाती थी, तो उसे कुछ इमॉर्टल्स केव हेवन मिल जाते थे, जहां उसे पहले के लोगों के खजाने मिलते थे, जिससे उसे बहुत फायदा होता था। यह लॉटरी जीतने जैसा है, लगभग हर बार जीतना। इसलिए साधना में उसकी तेज तरक्की का संबंध बहुत हद तक भाग्य की बड़ी सुरक्षा से था। लेकिन किस्मत भी दोधारी तलवार है। शायद इससे हमें फायदा हो सकता है, लेकिन अगर किस्मत खराब हो जाए तो ये बुरी किस्मत ला सकता है। उस समय तो पानी पीने से भी हमारी मौत हो सकती थी। दाओइस्ट फेंगशी को लगा कि इस बारे में सावधान रहना चाहिए, क्योंकि किस्मत पर बहुत ज्यादा भरोसा करने से नुकसान हो सकता है। उनका मानना था कि किसी की किस्मत हमेशा इतनी अच्छी नहीं हो सकती, आखिरकार एक दिन बुरा भी आएगा। इसलिए वह हमेशा बहुत सावधान रहती थी, कभी भी अपनी किस्मत का लापरवाही से इस्तेमाल नहीं करती थी। वह अक्सर बहुत अकेले में चली जाती थी, कभी खजाने की तलाश नहीं करती थी। इसका मतलब यह था कि उसकी दौलत खत्म नहीं हुई, बल्कि बढ़ती ही गई। और न ही हमें किस्मत से बहुत ज्यादा डरना चाहिए। कभी कभी अगर आप स्वर्ग से मिलने वाली चीजें नहीं लेते हैं, तो आपको इससे नुकसान हो सकता है। मेरे पति के अनुसार किस्मत कोई बुरी चीज नहीं है, जब तक हम अपनी किस्मत का इस्तेमाल अपनी काबिलियत को बढ़ाने के लिए करते हैं। हम इन काबिलियत का इस्तेमाल भविष्य की मुश्किलों का सामना करने के लिए कर सकते हैं। अगर हम खुद को मजबूत किए बिना सिर्फ किस्मत बर्बाद करते हैं, तो हम स्वर्ग की तोहफों को बर्बाद कर रहे हैं, जिससे जाहिर है सजा मिलेगी। इसलिए एक अच्छा चक्र बनाने के लिए भाग्य का इस्तेमाल करने के लिए हिम्मत और सावधानी की भी जरूरत होती है। ज़ेड इमोर्टल चाइल्ड ने किस्मत के बारे में अपनी समझ बताई, ये समझते हुए कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, किस्मत भी इसमें शामिल है। दूसरी चीजें भी इसी तरह होती हैं, और साइड इफेक्ट की वजह से उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आखिरकार सब कुछ खुद पर निर्भर करता है। ठीक कहा, तो हमें अपनी किस्मत को और बेहतर बनाते रहना चाहिए। इसके अलावा यह एक ऐसा रास्ता है जिससे हम पीछे नहीं हट सकते, हम सिर्फ आगे बढ़ सकते हैं, पीछे नहीं। बेशक हमारे लिए किस्मत को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका ज़ुआनहुआंग संप्रदाय के विकास को बढ़ावा देना है। ज़ुआनहुआंग संप्रदाय जितना मजबूत होगा, हमारा भाग्य स्वाभाविक रूप से उतना ही मजबूत होगा। शी युक्सी ने गंभीरता से कहा, उसे बहुत पहले ही इसका मतलब समझ आ गया था। यही कारण है कि उनके पति ने ज़ुआनहुआंग संप्रदाय को विकसित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बेशक दाओ साथियों के रूप में वे ज़ुआनहुआंग संप्रदाय के नेतृत्व का भी हिस्सा हैं। साथ ही वे ज़ुआनहुआंग संप्रदाय के विकास पर भी जोर दे रहे हैं। सिर्फ 1 अरब साल से ज्यादा समय में ज़ुआनहुआंग संप्रदाय इंसानी कुल में एक बड़ी ताकत बन गया है और एक बड़ा संप्रदाय बन गया है। ज़ुआनहुआंग संप्रदाय का तेजी से विकास काफी हद तक उनसे जुड़ा हुआ है। लेकिन हमारे ज़ुआनहुआंग सेक्ट की डेवलपमेंट स्पीड सच में बहुत तेज है। हालांकि हमें पहले से ही इंसानों के ग्रुप में अकेला डोमिनेंट माना जाता है, यहाँ तक कि दुनिया में अजेय भी। लेकिन इसके नतीजे में हमारा ज़ुआनहुआंग सेक्ट दूसरे सुपर क्लैन की नज़र में भी आ गया है, यहाँ तक कि डार्क क्लैन के प्लान में भी दिखाई देना। हाल के सालों में एलियन इमॉर्टल्स ने लगातार हमारे ज़ुआनहुआंग सेक्ट के कल्टिवेटर्स को पकड़ने और उन पर कब्जा करने की कोशिश की है, ताकि हमारे ज़ुआनहुआंग सेक्ट के मेन सेक्ट की लोकेशन का पता लगाया जा सके। खुशकिस्मती से हमारे ज़ुआनहुआंग सेक्ट के शिष्यों को ड्रीम रेल्म की सुरक्षा मिली हुई है, इसलिए सारी चीजें बेकार हो गई हैं।
नहीं तो जुवानहुआंग संप्रदाय अब तक छलनी की तरह घुस चुका होता। कियान जेयुन ने गहरी भावना के साथ कहा, सच कहूं तो इन अरब सालों में जुवानहुआंग सेक्ट के साधकों को एलियन साधकों द्वारा अनगिनत हत्या की कोशिशों का सामना करना पड़ा है। जुवानहुआंग संप्रदाय जितना रहस्यमय है, उतना ही यह विदेशी जातियों की जिज्ञासा और ध्यान खींचता है। जुवानहुआंग संप्रदाय को खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्रीम रेल्म की सुरक्षा के साथ, जो शिष्यों की आत्माओं को पनाह देता है, एलियन साधक सफल नहीं हुए हैं। असल में उन एलियन साधकों ने अपने निशान दिखा दिए, जिससे झोंग सुई ने उन्हें खुद मार डाला। पिछले कुछ सालों में अनगिनत एलियन जासूसों को खत्म किया गया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वे एलियन कल्टीवेटर बस छोटी मोटी परेशानी है, बताने लायक भी नहीं है। जब से मेरे पति ने उन्हें एक साथ हटाया है, वे छिप गए हैं। उन्हें आए हुए काफी समय हो गया है, क्योंकि एक बार वे कोई संकेत दिखाएंगे तो मेरे पति उन्हें खत्म कर देंगे। इसके उलट मुझे डर है कि वे कुछ नहीं करेंगे। एक बार वे करेंगे तो वे जरूर अपने निशान दिखा देंगे। उस समय इंसानी कबीले के अंदरूनी पैरासाइट पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। चू डी हल्के से मुस्कुराया। वह अपने पति की ताकत जानती है, जो ग्रेट ट्रैकिंग स्पेल में माहिर है। अगर कोई जासूस अपने निशान बता देता है, तो कॉजल ट्रैकिंग के जरिए दूसरे जासूसों को ढूंढना और उन्हें खत्म करना आसान हो जाता है। एक बार उसके पति को कोई भी सबूत मिल गया, तो ये जासूस लगभग मर चुके होते हैं। तो 1 अरब साल से भी ज्यादा समय से कोई भी एलियन जासूस जुवानहुआंग सेक्ट के साधकों को परेशान करने की हिम्मत नहीं करता। वे जुवानहुआंग संप्रदाय के साधकों को भी वर्जित मानते हैं। इसी वजह से पिछले अरबों सालों में ह्यूमन टेरिटरी बहुत शांत रही है। एलियन इमॉर्टल्स द्वारा हत्या की कोशिशें बहुत कम हुई और वे खुद को दिखाने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन जुवानहुआंग संप्रदाय इतनी सारी अमर गोलियां और अमृत देता है। इसकी वजह से हाल ही में इंसानों के ग्रुप में बड़ी संख्या में गोल्डन इमॉर्टल्स और डालुओ गोल्डन इमॉर्टल्स सामने आए हैं। इससे अलग अलग इंसानी ताकतों की ताकत भी मजबूत हुई है। ईमानदारी से कहूं तो क्या ये हमारे जुवानहुआंग संप्रदाय के लिए नुकसानदायक नहीं होगा? म्यू यानिक्सन इस बात को लेकर चिंतित थीं। आमतौर पर इतने सारे कल्टीवेशन रिसोर्स दूसरे पंथों के अमर लोगों को नहीं बेचे जाने चाहिए। कुछ हद तक ये दुश्मन का समर्थन करने जैसा है। आखिरकार दूसरे संप्रदायों ने बड़ी संख्या में गोल्डन इमॉर्टल्स और डालुओ गोल्डन इमॉर्टल्स को जन्म दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि यह जुवानहुआंग सेक्ट के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अगर दूसरे पंथों के इरादे गलत हैं, तो वे जुवानहुआंग पंथ के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। भले ही हर कोई इंसानी कबीले का हिस्सा है, लेकिन इंसानी कबीले के अंदर के संघर्ष सच में बहुत ज्यादा है। जैसा कि कहा जाता है, कोई अपने लिए नहीं मारता, स्वर्ग सजा देता है और धरती नष्ट कर देती है। यह मानव स्वभाव है। चिंता मत करो, मेरे पति को बहुत पहले ही इसका अंदाजा हो गया था। अगर उनके पास पूरा फायदा नहीं होता, तो वे इतने सारे खेती के सामान लाने की हिम्मत नहीं करते। आपको पता होना चाहिए, मानव कुल के असली शासक डालुओ गोल्डन इमॉर्टल्स नहीं, बल्कि इमॉर्टल किंग्स हैं। चाहे कितने भी डालुओ गोल्डन इमॉर्टल्स मिल जाएं, वे कभी भी इमॉर्टल किंग का मुकाबला नहीं कर सकते। मेरे पति बहुत पहले ही अमर राजा बन गए हैं, और कई अमर राजाओं में से वह सबसे आगे हैं। दूसरे पंथ चाहे कितने भी डालुओ गोल्डन इमॉर्टल्स पैदा कर ले, वे कभी भी मेरे पति का मुकाबला नहीं कर सकते। शुरू से ही हमारा जुवानहुआंग संप्रदाय अजेय रहा है। इंसानी कबीले में इतने सारे डालुओ गोल्डन इमॉर्टल्स और गोल्डन इमॉर्टल्स का आना जुवानहुआंग सेक्ट को खतरा नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि ये इमॉर्टल किंग्स हैं जिनके पास इंसानी कबीले में सबसे ज्यादा लड़ने की ताकत है। डालुओ गोल्डन इमॉर्टल बनने के बाद उसे इस बात का गहराई से एहसास हुआ। एक अमर राजा के लिए चाहे डालुओ कैसे भी लड़े, वे कभी भी एक अमर राजा को चुनौती नहीं दे सकते। दोनों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा है, वे अस्तित्व के एक ही लेवल पर नहीं हैं। इसी वजह से झोंग सुई को इस बात की परवाह नहीं है कि इंसानी कबीला कितने डालुओ गोल्डन इमॉर्टल पैदा करता है। उन्हें ये भी उम्मीद है कि इंसानों के ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा डालुओ गोल्डन इमॉर्टल सामने आएंगे। इस तरह इंसानी कुल की ताकत और किस्मत तेजी से बढ़ेगी, और झोंग सुई इस मौके का फायदा उठाकर कई फायदे उठा सकती है। ये कहना सही होगा कि इंसानी कबीले की ताकत बढ़ने का मतलब उसकी ताकत बढ़ना है। हाँ, सही है। मेरे पति बहुत सावधान रहने वाले इंसान हैं, वे इस बात पर कैसे ध्यान नहीं दे सकते। दूसरे अमर प्राणियों की साधना को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए इतने सारे साधना संसाधन लाने की हिम्मत ये दिखाती है कि उसे पहले से ही पूरा भरोसा है। दूसरे अमर प्राणियों का उसके चंगुल से भागने का सपना देखना सिर्फ एक ख्वाहिश है।
वू ल्यूली ने सिर हिलाया। वह इस बात से पूरी तरह सहमत है। अगर मेरे पति की साधना आगे बढ़कर एक प्राचीन राजा बन जाए तो वह पूरे मानव कुल को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। यहाँ तक कि मानव कुल के 5 महान प्राचीन राजा भी इस आदमी को नहीं रोक सकते। फैंग जियू ने गहरी आवाज में कहा। वह झोंग सुई की शक्ति को बहुत अच्छी तरह समझती थी। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसकी तुलना कोई आम अमर राजा कर सके। अगर वह एक प्राचीन राजा बन पाता तो वह तुरंत मानव कुल का सबसे ताकतवर बन जाता। उस समय पूरे मानव कुल की किस्मत झोंग सुई के हाथ में होगी। उसके बाद झोंग सुई सच में मानव सम्राट बन सकता है। एक पुराना राजा, शायद इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। जी बिंग्यू और बाकी लोग बहुत उत्सुक थे। उन्हें लगा कि उनके पति का ह्यूमन कबीले में सबसे ताकतवर बनना बस कुछ ही समय की बात है। अब उन्हें बस धैर्य से इंतजार करने की जरूरत थी, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं थी। बेशक उनके लिए सबसे जरूरी बात अपनी खेती को बढ़ाना था। नहीं तो अगर उनके पति एक पुराने राजा बन गए और वे अभी भी सिर्फ गोल्डन इमोर्टल ही रहे तो ये दुख की बात होगी। डालू गोल्डन इमोर्टल्स तो बनना चाहिए, तभी वे अपने पति को रोक नहीं पाएंगी। ... इस समय गुफा वाली हवेली के अंदर यहीं पर झोंग सुई ने रिट्रीट में प्रैक्टिस की थी। वह जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया। अनगिनत अमरची चारों ओर फैल गईं, जिससे अमरची का एक भयानक भंवर बन गया। जियानमू की 8वीं क्लास की अमर नसों से बहुत सारा अमर क्यूई इस गुफा में आया, जिसे झोंग सुई ने खा लिया और सोख लिया। अब झोंग सुई का शरीर एक ब्लैक होल की तरह था, जो लालच से अमर क्यूई के हर रेशे को सोख रहा था। हर सेल एक पुराने एलिफैक्स जैसा लग रहा था। अरबों सेल्स ने एक साथ सांस ली, जिससे पहले से ही अमरची की एक भयानक लहर पैदा हो गई। जियानमू की अमर नसें 8 स्टेज तक नहीं पहुंची होती तो यहाँ की अमरची उसके खाने के लिए काफी नहीं होती और न ही यह उसकी रोजाना की साधना की जरूरतों को पूरा कर पाती। बेशक आसपास के इमोर्टल क्यूई को सोखने के अलावा बड़ी मात्रा में केस क्रिस्टल भी उसके शरीर में मिल गए। हर केस क्रिस्टल में ऐसी ओरिजिन एनर्जी होती थी जिसकी कल्पना आम अमर लोग नहीं कर सकते। जब से उसने ह्यूमन कबीले के कई अमर राजाओं को हराया, झोंग सुई ने बड़ी संख्या में केस क्रिस्टल हासिल करने का मौका गंवाया नहीं। अमर राजाओं के लिए केस क्रिस्टल स्वर्ग और पृथ्वी के सबसे अच्छे खजाने हैं। हर केस क्रिस्टल के अंदर की ओरिजिन एनर्जी को खाने से एक इमोर्टल किंग का बहुत मुश्किल साधना का समय बच सकता है। झोंग सुई भी कोई अपवाद नहीं था। पिछले 100 मिलियन सालों से झोंग सुई लगातार इन केस क्रिस्टल्स को पचा रहा था। आज तक उसने आखिरकार इन केस क्रिस्टल की ओरिजिन एनर्जी को पूरी तरह से पचा लिया। क्या ये पूरा डेड रोल है? झोंग सुई की आंखों में चमक दिखी। गू की शक्ति और हेल प्लेन बनाने से उन्हें डेड रोल को समझना काफी आसान लगा, लेकिन फिर भी डेड रोल को पूरी तरह समझने में उन्हें 100 मिलियन साल से ज्यादा लग गए। खत्म होना, कुछ नहीं होना, खत्म होना, निराशा, श्राप, विनाश वगैरह डेड रोल के रहस्य थे। लेकिन आखिरकार मौत ही सभी चीजों का एंड पॉइंट है। इस समय जीवन और मृत्यु के रहस्य उनके अमर राजा दाओ फ्रूट में दिखाई दे रहे थे। दाओ फ्रूट की सतह भी डेड रोल के घने पैटर्न से ढकी हुई थी। तो यह अमर राजा का परफेक्ट लोक है। झोंग सुई का मन तुरंत परफेक्शन की स्थिति में पहुंच गया। शुरू में बहुत सारे रिसोर्स की मदद से उनकी साधना बहुत पहले ही अमर राजा के परफेक्ट दायरे तक पहुंच चुकी थी। लेकिन क्योंकि उसने डेड रोल को नहीं समझा था, इसलिए चाहे उसने कितनी भी प्रैक्टिस की हो, वह परफेक्शन हासिल नहीं कर सका। अब जैसे ही उसने डेड रोल को समझा, उसके अमर राजा दाओ फ्रूट में एक जबरदस्त बदलाव आया। दाओ फल की सतह भी घने स्वर्ग और पृथ्वी कानून से ढकी हुई थी। टाइम लॉ, स्पेस लॉ, क्रिएशन लॉ, कारण का सिद्धांत, लाइफ लॉ और डेड रोल वगैरह। स्वर्ग और पृथ्वी के कानूनों के कई पैटर्न आपस में जुड़ गए, जिससे कई कानून के निशान बन गए। इससे अमर राजा दाओ फ्रूट और भी गहरा और भी ज्यादा समझ से परे और कभी न खत्म होने वाले रहस्यों वाला बन गया। बेशक ये सच में एक परफेक्ट ग्रेड का इमोर्टल किंग दाओ फ्रूट था। ऐसा लगता था कि थोड़ी सी हरकत से ही स्वर्ग और पृथ्वी के बीच नियमों की अनंत शक्ति को सक्रिय किया जा सकता है। बस एक सांस से दुनिया को तबाह करने वाला तूफान उठ सकता है। परफेक्ट इमोर्टल किंग और शुरुआती इमोर्टल किंग के बीच का अंतर सच में बहुत बड़ा था। ये जानना जरूरी है कि पहले ह्यूमन कबीले में 1000 से ज्यादा अमर राजा थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर सिर्फ अमर राजा के शुरुआती दायरे में ही थे। ऐसा नहीं है कि उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे। अगर रिसोर्स सच में काफी नहीं भी थे, तो इतनी मेहनत वाली खेती के बाद आगे बढ़ने के लिए ये काफी होने चाहिए थे। वे आगे नहीं बढ़ सके,
इसका कारण सिर्फ ये था कि वे डेड रोल को एक कदम आगे नहीं ले जा सके। अगर कोई कानूनों की समझ नहीं बढ़ा सकता तो खेती के किसी भी रिसोर्स का कोई मतलब नहीं होगा। जो उसुई जैसे व्यक्ति के लिए जो खाने या पीने की तरह आसानी से कानूनों को समझ लेता था, वह सचमुच अनोखा था। अमर राजा गुफा स्वर बदलना शुरू हो रहा है। जो उसुई की आंखों में डरावनी चमक दिख रही थी। उन्होंने अपने अमर राजा गुफा स्वर के गहरे अंदरूनी हिस्से को महसूस किया और तुरंत डेड रोल के पैटर्न का स्केच बना लिया। लॉर्ड ट्रीज जो असल में केव हेवन वर्ल्ड में शामिल हुए थे, उन्होंने तुरंत डेड रोल की एक ब्रांच बना ली, जिससे रोल का एक बहुत बड़ा जाल बन गया जिसने केव हेवन वर्ल्ड के हर कोने को घेर लिया। स्वर्ग और पृथ्वी के कई कानून एक साथ इकट्ठा होकर एक पूरा कानूनी ढांचा बनाते हैं। यह एक घर बनाने की नींव की तरह था, जो पहले से ही पूरी तरह से मजबूत था। जैसे जैसे केव हेवन वर्ल्ड का स्ट्रक्चर ठोस होता गया, उसमें ज्यादा अमर मैटर, ज्यादा ओरिजिन एनर्जी आ सकी, जिससे केव हेवन वर्ल्ड का और विकास हुआ। गुफा स्वर्ग दुनिया का क्षेत्र बढ़ रहा है। जो सुई जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया। बहुत ज्यादा इमोर्टल ची अंदर आ गई। 8th ग्रेड इमोर्टल वेन में मौजूद इमोर्टल ची बहुत ज्यादा थी, लेकिन इस समय ऐसा लग रहा था कि वह पूरी तरह से खाली हो गई है, जिससे एक वैक्यूम बन गया है। तो ये सोचा जा सकता है कि अब उसकी केव हेवन वर्ल्ड में ओरिजिन एनर्जी की इच्छा होगी। यह असल में ऐसा है जैसे हजारों ताओटाई दुनिया की बेहिसाब एनर्जी को निगलने की कोशिश कर रहे हों। जैसे जैसे अमर ऊर्जा की हर बूंद गुफा स्वर्ग की दुनिया में मिलती गई, वह धीरे धीरे बाहर की ओर फैलने लगी। बेशक एक्सपेंशन की स्पीड बहुत तेज थी। 10 प्रकाश वर्ष, 20 प्रकाश वर्ष, 30 प्रकाश वर्ष, 50 प्रकाश वर्ष। गुफा स्वर्ग की दुनिया तेजी से फैल रही थी। कौन जानता है कि यह कब तक चला। जब गुफा स्वर्ग दुनिया का व्यास 10 लाख प्रकाश वर्ष तक बढ़ गया, तो ये कुछ समय के लिए रुक गया। ऐसा लगा कि यह अपनी मौजूदा सीमा तक पहुंच गया है। ये काफी चौंकाने वाली संख्या है। यहाँ तक कि एक गैलेक्सी का एरिया भी शायद इससे ज्यादा नहीं होगा। ये तो बहुत बड़ा है। जो उसुई अंदर से हैरान था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। हालांकि उसे अच्छी जानकारी थी, फिर भी इस समय अपनी गुफा स्वर्ग दुनिया का आकार देखकर वह हैरान रह गया। यहाँ तक कि किसी पुराने राजा की गुफा स्वर्ग दुनिया भी शायद उसकी तुलना में नहीं हो सकती। अंतर बस अथाह है। उनकी केव हेवन वर्ल्ड के इतना ज्यादा फैलने का कारण स्वाभाविक रूप से केस क्रिस्टल्स की ओरिजिन एनर्जी है। इन केस क्रिस्टल्स की ओरिजिन एनर्जी को खाने के बाद केव हेवन वर्ल्ड को काफी न्यूट्रिशन मिला और वह बहुत तेजी से फैल रहा था। केस क्रिस्टल्स के अलावा इनेट स्टार ट्री का कारण भी है। 1 अरब साल से ज्यादा समय तक इनेट स्टार ट्री ने बहुत ज्यादा स्टार फ्रूट पैदा किया। जब ये स्टार फ्रूट गुफा स्वर्ग की दुनिया में मिले, तो उन्होंने एक एक करके जीवन के तारे बनाए। आज की तारीख में उनकी गुफा स्वर्ग दुनिया लगभग ग्रहों से भरी हुई है। हर ग्रह पर अनगिनत जीव रहते हैं। क्या ये सभी प्राणियों की इच्छा शक्ति है? इस समय जो उसुई ने महसूस किया कि उसके अंदर जीवन के हर ग्रह पर अनगिनत जीव पहले से ही उसके अनुयायी बन चुके हैं। उन्होंने धर्मग्रंथों का जाप किया और उनके शरीर से जबरदस्त इच्छा शक्ति निकली। इच्छा शक्ति के धागे एक साथ मिलकर एक विशाल सुनहरा सागर बना। ये बहुत बड़ी शुद्ध एनर्जी तुरंत केव हेवन वर्ल्ड की क्रिस्टल दीवारों में मिल गई और क्रिस्टल दीवारों का हिस्सा बन गई। एक पल में केव हेवन वर्ल्ड की क्रिस्टल दीवारों पर रुकावटों की परतें दिखाई दी और डेंसिटी तेजी से बढ़ गई। केव हेवन वर्ल्ड के पूरे घेरे में बैरियर, डिफेंस की लेयर्स बनी हुई थी। इसमें पहले से ही ऐसी ताकत है जो सभी मंत्रों का असर नहीं कर सकती। केव हेवन वर्ल्ड में कोई भी स्किल अटैक अनलिमिटेड विल पावर से खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ केव हेवन वर्ल्ड के फॉलोअर्स की बात नहीं है। मर्त्य जगत में, यहाँ तक कि अमर जगत में भी जुआनहुआंग संप्रदाय के कंट्रोल वाले किसी भी इलाके में अनगिनत अनुयायी उभरे हैं। ये फॉलोअर्स हर पल बहुत ज्यादा विल पावर दे रहे हैं। इतनी ज्यादा एनर्जी अरबों साल की मेहनत से की गई खेती को पूरी तरह बचा सकती है। जो उसुई को बहुत संतुष्टि महसूस हुई। केस क्रिस्टल्स, इमोर्टल पिल्स और दूसरे कल्टीवेशन रिसोर्स के अलावा एक इमोर्टल किंग के लिए सभी प्राणियों की विल पावर भी बहुत जरूरी है और ओरिजिन एनर्जी का एक बहुत ही शुद्ध रूप है। ये खास एनर्जी अमर राजा गुफा स्वर्ग की ग्रोथ को बहुत बढ़ा सकती है, खासकर इसलिए क्योंकि उसने मॉर्टल वर्ल्ड को एक किया और इमोर्टल ह्यूमन क्लैन के ज्यादातर इलाके पर राज किया। इससे उसे हर पल जबरदस्त विल पावर मिलती है। अगर वह सच में इंसानी नस्ल को एक कर सके, अमर इंसानी कबीले का विश्वास हासिल कर सके और अमर दायरे का इंसानी सम्राट बन सके, तो यह जबरदस्त एनर्जी उसे प्राचीन राजा दायरे तक भी पहुंचा सकती है। कोई यह कह सकता है कि उसकी किस्मत पहले से ही इंसानी कबीले से जुड़ी हुई है। अगर ह्यूमन क्लैन और मजबूत होता गया,
तो वह उनके साथ आगे बढ़ेगा। अब मेरे पास जो ताकत है वह बहुत ज्यादा है। पहले की तुलना में ये कहना मुश्किल है कि यह कितना ज्यादा मजबूत है। इस समय झो सुई ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और अपने अंदर बहुत बड़ी और बेहिसाब ताकत महसूस की। एक अमर राजा के लिए शक्ति का सार उनके अंदर की गुफा स्वर्ग से आता है। अंदरूनी गुफा स्वर्ग में जितनी ज्यादा क्वालिटी होगी उसकी शक्ति उतनी ही ज्यादा होगी। कोई कह सकता है कि एक हल्का सा मुक्का मारने से एक पल में लाखों लाइट ईयर दूर गुफा स्वर्ग की शक्ति निकल आएगी। ऐसी भयानक शक्ति सब कुछ खत्म कर सकती है, इतनी कि स्पेस और टाइम अलग हो जाएं। यहाँ तक कि इसी रैंक का अमर राजा भी इस लेवल की शक्ति का सामना नहीं कर सका। यहाँ तक कि एक छोटा सा स्पर्श भी पूरी तरह खत्म कर देगा, राख में बदल जाएगा। लेकिन अमर राजा के परफेक्ट दायरे में आगे बढ़ने पर सिर्फ स्वर्ग और पृथ्वी की दुनिया ही नहीं बदली, यहाँ तक कि मेरे शरीर में हर ड्रैगन एलिफेंट सेल और हर हेल प्लेन पहले की तुलना में सभी में ज्योमेट्रिक अपग्रेड हुआ है। झो सुई को लगा कि उसके शरीर का हर सेल बहुत ज्यादा ओरिजिन एनर्जी से भरा हुआ है और हर सेल एक छोटी सी दुनिया के बराबर है जिसमें अनगिनत जीव रह सकते हैं। बेशक उसके लिए ज्यादा जरूरी वे हेल प्लेन थे जो उसने बनाए थे। अब तक अमर दुनिया को घेरे हुए हेल प्लेन्स की संख्या 1.296 बिलियन तक पहुंच गई है। ह्यूमन टेरिटरी के लगभग हर बड़े कॉन्टिनेंट की जमीन के नीचे एक हेल प्लेन है। उसकी शक्ति अब ह्यूमन टेरिटरी के हर कोने में फैल गई है। अगर ह्यूमन टेरिटरी का कोई भी जीव गिर जाता तो मौत के बाद उसकी आत्मा को हेल प्लेन निगल लेते। इस तरह 100 मिलियन सालों से भी ज्यादा समय से अमर दुनिया के हेल प्लेन्स में अनगिनत अंधेरी चीजें रही हैं। और जैसे जैसे समय बीतेगा डार्क एंटिटीज की संख्या बढ़ती ही जाएगी। जब से वह अमर राजा के परफेक्ट दायरे में आगे बढ़ा है उसके बनाए हर हेल प्लेन का एरिया सैकड़ों और हजारों गुना तक बढ़ गया है। साथ ही हेल प्लेन्स की रुकावटें बहुत ज्यादा मजबूत हो गई हैं। यहाँ तक कि अमर राजा भी आसानी से हेल प्लेन्स की रुकावटों को तोड़कर अंदर नहीं जा सकते। बूम टिल्ड उस पल एक ही विचार से झो सुई की विशाल दिव्य भावना सभी 1.296 बिलियन नर्क के ग्रहों में फैल गई और हर नर्क के ग्रह की स्थिति पूरी तरह से उसकी चेतना के सागर की गहराई में दिखाई देने लगी, जिससे एक के बाद एक दृश्य सामने आने लगे। इस समय हेल प्लेन्स में कई घोस्ट सिटीज बन गई थी। इन शहरों में अनगिनत डार्क एंटिटीज रहती थी जो इविल घोस्ट रेल्म्स बनाती थी, जहां पूरे नियम भी बनाए गए थे। लेकिन अलग अलग रुचियों के कारण उनके बीच अक्सर युद्ध छिड़ जाते थे, जिसके कारण वे कई इविल घोस्ट रेल्म्स में बन जाते थे। ये इविल घोस्ट रेल्म्स लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे। घने पहाड़ों और जंगलों में अनगिनत बदलते हुए राक्षस, काले जीव और ऐसे ही जीव मौजूद थे। उन सभी को सील करके हेल प्लेन्स में कैद कर दिया गया और उन्हें कभी न खत्म होने वाली तकलीफ सहनी पड़ी। इन मॉन्स्टर्स की रक्षा नेचुरली हेल डेमन्स कर रहे थे। वे नर्क के ओवरसियर थे जो पूरे नर्क प्लेन की देखरेख के लिए जिम्मेदार थे और उसके सबसे बड़े ऑफिसर के तौर पर काम करते थे। ये कहा जा सकता है कि 100 मिलियन साल से ज्यादा के डेवलपमेंट के बाद हेल प्लेन्स की इकोलॉजी पूरी तरह बन गई थी। सच कहूं तो झो सुई की साधना में तेजी से आगे बढ़ने का एक कारण कई बदलते हुए मॉन्स्टर्स का कैद होना था। इन बदलने वाले मॉन्स्टर्स को दबा दिया गया, जिससे हेल प्लेन्स को उनके अंदर की ओरिजिन एनर्जी पर कब्जा करने का मौका मिला। इस तरह हेल प्लेन्स भी तेजी से बढ़े और उनका एरिया लगातार बढ़ता गया। हेल डेमन्स की शक्ति को बढ़ाना जरूरी लगता है। अगर उनकी शक्तियां नहीं बढ़ी तो मुझे डर है कि वे नरक के शैतानों को दबा नहीं पाएंगे। झो सुई की आंखों में तेज चमक आ गई। इसमें कोई शक नहीं कि ये हेल डीमंस उसके बनाए हुए खून के गुलाम थे और हेल प्लेन्स को दबाने और उनका ऑर्डर बनाए रखने वाले एनफोर्सर भी थे। अगर यह पहले होता तो इन हेल डेमन्स की ताकत से अनगिनत डार्क एंटिटीज को दबाना ही काफी था। लेकिन जैसे जैसे हेल प्लेन्स इवॉल्व होते गए, अनगिनत डार्क एंटिटीज और मॉन्स्टर्स अपनी ओर खींचते गए। अगर हेल डेमन्स की शक्तियां बढ़ती नहीं रहीं, तो वे उन शैतानों से हार सकते थे, जिससे वे हेल गेट से बचकर इंसानों की दुनिया में तबाही मचा सके। लेकिन इन हेल डेमन्स की पावर बढ़ाना काफी आसान था, बस उनके ब्लड लाइन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने की बात थी। आखिर वे झो सुई के सबऑर्डिनेट थे। अगर ब्लड लाइन कॉन्सेंट्रेशन को एक खास लेवल तक बढ़ाया गया तो उनकी रुकावटें दूर हो जाएंगी और भविष्य में सिर्फ दालू और गोल्डन इमोर्टल बनना ही नहीं बल्कि इमोर्टल किंग का दर्जा पाना भी ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। गड़गड़ाहट टिल्ड गू की शक्ति कांपने लगी, जिससे तुरंत रहस्यमयी ब्लड एनर्जी निकलने लगी। ये रहस्यमयी खून की एनर्जी तुरंत हर हेल डेमन में भर दी गई।
तुरंत कई हेल डेमन्स ने पहली बार अपने ब्लड लाइन में बदलाव महसूस किया और महसूस किया कि उनकी पावर एक ऐसे ज्योमेट्रिक लेवल पर पहुंच गई है जो पहले कभी नहीं हुआ। इससे उन्हें और भी ज्यादा पावरफुल इमोर्टल टेक्निक की काबिलियत में महारत हासिल करने में मदद मिली। धन्यवाद भगवान। कई हेल डेमन शुक्रगुजार थे और जैसे जैसे उनके खून की ताकत बढ़ी, उन्हें जो सुई से ज्यादा जुड़ाव महसूस हुआ और उन्हें भगवान की ताकत और महानता का गहराई से एहसास हुआ। राक्षस होने के बावजूद वे उसके राज में सिर्फ मामूली चींटियां थीं। चांद की चमक के सामने यह एक चिंगारी मात्र है। दोनों पक्ष बिल्कुल भी एक लेवल पर नहीं थे। ... इसी समय हेल प्लेन्स के भीतर अनगिनत अंधेरी चीजों ने तुरंत हेल डेमन्स से निकलने वाली आभा को महसूस किया, जिससे हेल प्लेन्स में चारों तरफ से डरावनी लहरें उठने लगीं, भयानक भूकंप पैदा करते हुए सुनाई देने वाली भिनभिनाहट। उसी समय अनगिनत अंधेरी चीजें डर से कांपने लगी, बेकाबू होकर कांपने लगी। धत्तेरे की, लगता है शैतान फिर से ताकतवर हो गया है। कितना कम समय बीता है, ये सच में बहुत घिनौना है। एक अंधेरी चीज ने अनिच्छा से अपने दांत पीस लिए। इतने लंबे समय तक हेल प्लेन्स में रहने के कारण जाहिर है उन्होंने हेल को दबाने वाले राक्षसों को देखा था। दूसरी तरफ असल में हेल प्लेन्स का असली शासक था हेल गेट की रखवाली करने वाली महान शक्ति। नरक से भागने की कोशिश करने वाले किसी भी अंधेरे जीव को सीधे राक्षस का सामना करना पड़ता था। एक बार अनगिनत डार्क एंटिटीज ने डेमन को मारने और हेल प्लेन्स से भागने की कोशिश की, लेकिन कोई भी बुरी आत्मा सफल नहीं हो सकती। वे दानव देवता के करीब भी नहीं पहुंच पाते, उसे मारना तो दूर की बात है। डेमन गॉड से निकलने वाली शक्ति अनगिनत बुरी आत्माओं को बार बार मार सकती है। इससे वे दानव भगवान से और भी ज्यादा डरने लगे। भले ही उनके पास अमर शरीर है, लेकिन बार बार मारे जाने और बार बार टॉर्चर किए जाने से वे कभी न खत्म होने वाली निराशा में चले जाते हैं। दानव देवताओं द्वारा सताए जाने के दर्द को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। बेशक हेल डेमन्स बहुत शक्तिशाली हैं। ये सिर्फ डेमन देवताओं की ताकत की वजह से नहीं है, असल में उन्होंने हेल लोक का अधिकार भी हासिल कर लिया है और पूरे हेल लोक के आशीर्वाद की शक्ति पा ली है। दूसरे शब्दों में डेमन गॉड का दुश्मन होना पूरे हेल रेल्म का दुश्मन होने के बराबर है। शायद अगर कोई डेमन गॉड नर्क की दुनिया छोड़ दे तो उसमें सिर्फ ग्रेट लुओ गोल्डन इमोर्टल जितनी ताकत होगी, लेकिन नर्क के अंदर इसमें एक अमर राजा की शक्ति है। इसलिए कोई भी बुरी आत्मा नरक के दानव देवता का सामना नहीं कर सकती। एक दानव देवता भी पूरे नरक को दबाने के लिए काफी है। आज तक झोसुई ने 1,296 मिलियन डेमन गॉड्स बनाए हैं, जो अलग अलग हेल लोकों में फैले हुए हैं। अगर उनकी साधना आगे बढ़ सकी तो वे भविष्य में जरूर इंसानी कुल के लिए एक जरूरी ताकत बन जाएंगे। अब भी ये दानव देवता झोसुई के लिए बहुत मददगार रहे हैं और नरक की दुनिया में व्यवस्था बनाए रखने में उसकी मदद कर रहे हैं। इससे नरक का क्षेत्र आसानी से विकसित हो सका। ईमानदारी से कहूं तो ऐसे हेल डेमन अमर राजाओं के बराबर हैं, है ना? हमारे मानव कुल में इतने अमर राजा कब से हो गए? कई बुरी आत्माएं बस हैरान रह गईं। उन्हें लगा कि हेल डेमन्स की ताकत बहुत ज्यादा डरावनी थी। भले ही अनगिनत बुरी आत्माएं एक साथ आ जाएं, फिर भी वे दानव देवता की शक्ति के सामने कमजोर थीं। ऐसा अंदाजा है कि उनके पास पहुंचने से पहले ही उन्हें डेमन गॉड के इलाके में तुरंत दबा दिया जाएगा। समस्या यह है कि ऐसे खतरनाक जीव इंसानी इलाके में छिपे हुए हैं, जो सच में हैरान करने वाली बात है। उन्हें नहीं पता कि इंसानी कुल को ऐसे दानव देवता कब मिले। हमारी ताकत बहुत कमजोर है। हम इंसानी कबीले की टॉप लेवल सीक्रेट्स कैसे जान सकते हैं? हो सकता है कि हमारे ह्यूमन कबीले में चुपके से बहुत सारे इमोर्टल लेवल के एक्सपर्ट छिपे हों। ईमानदारी से कहूं तो हम अभी भी नहीं जानते कि नरक का निर्माण किसने किया। एक ग्रेट लुओ गोल्डन इमोर्टल लेवल की बुरी आत्मा काफी बेबस महसूस कर रही थी। वह नरक की शुरुआत का पता लगाना चाहता था, लेकिन उसने कितनी भी कोशिश की, सब बेकार गया। कोई नहीं जानता कि नरक का क्षेत्र वास्तव में कब प्रकट हुआ, लेकिन एक बात तो पक्की है, नरक पूरी तरह से इंसानों का बनाया हुआ था, कुदरती तौर पर नहीं बना था। अगर यह कुदरती तौर पर बना होता तो शायद यह अभी नहीं दिखा होता। यह शायद पुराने समय में सामने आया होगा। जो कोई भी नरक जैसी दुनिया बना सकता है, वह अमर राजा होना चाहिए। ये भी हो सकता है कि वे हमारे ह्यूमन कबीले के 5 पुराने ह्यूमन राजाओं में से एक हों। सिर्फ ऐसे अजय जीव ही नरक जैसी अनोखी दुनिया बना सकते हैं। सवाल यह है कि पुराने इंसानी राजाओं ने नरक क्यों बनाया और उसमें इतनी सारी आत्माओं को क्यों रखा? उनका असली मकसद क्या है?
क्या यह उनकी खेती के लिए हो सकता है? एक और ग्रेट लुओ गोल्डन इमोर्टल लेवल की बुरी आत्मा इससे बहुत हैरान हुई। उसे पक्का नहीं पता था कि नर्क क्यों है और इसे बनाने के पीछे पुराने इंसानी राजाओं का क्या मकसद था। इससे वह लगातार कंफ्यूजन की स्थिति में रहा। कौन जानता है, लेकिन क्या ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है? मुझे लगा कि मेरा अंत हो गया है और मैं स्वर्ग और पृथ्वी के बीच को जाऊंगा। लेकिन किसने सोचा होगा कि नर्क का रूप मेरी आत्मा को सुकून देगा और मुझे नर्क में जाने देगा। एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमने नया जीवन जिया है। भले ही हम अभी आत्मा की हालत में हैं, फिर भी हम कम से कम अपनी यादें खोए बिना जिंदा तो रह सकते हैं। एक बुरी आत्मा दिल खोलकर हंसी, अपनी अभी की हालत से काफी खुश थी। उसे तो ऐसा भी लगा जैसे उसे जैकपॉट मिल गया हो, क्योंकि नरक लोक के प्रकट होने से पहले मृत्यु का अर्थ मृत्यु ही था, कोई पुनरुत्थान नहीं था और आत्माएं नष्ट हो जाती थीं। लेकिन अब नरक इन आत्माओं को जगह दे सकता है और उन्हें बुरी आत्माओं में बदल सकता है। यह उन्हें जिंदा रखने के बराबर है, उन्हें इस दुनिया में खत्म होने से रोकना। ये सच है, हालांकि कई बुरी आत्माओं को नरक का माहौल बहुत भयानक लगता है। सल्फर की बदबू है और समय समय पर कई तरह की प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। लेकिन हम बुरी आत्माओं के पास अमरता का शरीर है, मौत हमारे लिए बस रोज की बात है। अगर हम मर भी जाएं, तो हम हमेशा जिंदा हो सकते हैं। और नर्क की दुनिया में कभी न खत्म होने वाली लड़ाई है। मेरे लिए ये बस एक स्वर्ग है। अगर मैं अभी भी जिंदा होता, तो मैं ऐसी रोमांचक लड़ाइयों का मजा कैसे ले पाता। एक और बुरी आत्मा ने खुशी का भाव दिखाया। शायद दूसरी बुरी आत्माएं नरक के माहौल से नफरत करती थीं। उन्हें लगता था कि यह उनके लिए जगह नहीं है। लेकिन उसके जैसे किसी लड़ाई के दीवाने के लिए नरक की दुनिया स्वर्ग जैसी थी। क्योंकि नरक लोक में शक्तिशाली लोग बहुत अधिक संख्या में हैं, ये पूरी तरह से एक अलग गणना है। और हर कोई मौत से बेखौफ है, लगभग हमेशा मौत से लड़ता रहता है। कोई कह सकता है कि वह हर पल लड़ाई के रोमांच का आनंद लेता है। उसे ऐसे स्वर्ग को छोड़ने की कोई इच्छा नहीं है। चुप रहो, हर कोई तुम्हारी तरह लड़ाई का दीवाना नहीं होता। जब प्रकाश को देखा है, तो कोई अंधकार को कैसे सहन कर सकता है। मुझे नरक से भागना होगा, इंसानों की दुनिया में लौटना होगा और एक बार फिर जीना होगा। यह नरक वह जगह नहीं है जहां हमें होना चाहिए। कई राक्षसों ने दांत पीस लिए क्योंकि वे कभी जीवित प्राणी थे, अमर दुनिया के माहौल के आदी थे और नरक जैसी दुनिया के मुश्किल हालात बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। हालांकि वे सच में मर नहीं सकते, लेकिन बार बार मरने से होने वाला दर्द उन्हें पागल कर देता है। ये बस एक ऐसी हालत है जिसमें जीना चाहते हैं लेकिन जी नहीं पाते और मरना चाहते हैं लेकिन जी नहीं पाते। वे तो ये भी सोचते हैं कि जिस अमर राजा ने नरक जैसा प्लेन बनाया है, वह एक बिगड़ा हुआ इंसान है जो उन्हें अमर शरीर सिर्फ इसलिए देता है ताकि उन्हें लगातार टॉर्चर होते देख सके और उनकी चीखें सुन सके। समझिए, इतने सारे राक्षस दानव भगवान से इतने डरते क्यों हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि दानव देवता की शक्ति बहुत भयानक और अजीब है। अगर कोई दानव भगवान के करीब जाता है, तो उसे बार बार मारा जाएगा, बार बार टॉर्चर किया जाएगा। ये सच में ऐसी हालत है जिसमें जीना चाहते हैं लेकिन जी नहीं पाते और मरना चाहते हैं लेकिन जी नहीं पाते। कहा जाता है कि कुछ राक्षसों को एक दिन में 10,000 बार मारा जाता है और हर मौत बहुत ज्यादा दर्द देती है। आज तक भी ये राक्षस दर्द की पीड़ा से मुक्त नहीं हो पाए हैं। इसलिए वे स्वाभाविक रूप से दानव भगवान की शक्ति से डरते हैं और उनके पास जाने की हिम्मत नहीं करते। हाँ, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। अगर आप इस भयानक प्लेन को छोड़ सकते हैं, तो आगे बढ़ें और कोशिश करें। जब तक डेमन गॉड हेल गेट की रखवाली करता है, तब तक वहां से निकलना बिल्कुल नामुमकिन है। बेशक वहां से निकलने का तरीका बहुत आसान है, बस डेमन गॉड को हरा दो। लेकिन क्या आप ऐसा कर सकते हैं? एक राक्षस ने चेहरे पर मजाकिया मुस्कान के साथ कहा। ये सुनकर कई राक्षस चुप हो गए, एक भी शब्द नहीं बोल पाए। ये समझे कि इमोर्टल किंग लेवल की कॉम्बैट पावर उतनी आसान नहीं है जितनी सोची गई है। डेमन गॉड से निकलने वाला इमोर्टल किंग डोमेन अकेले ही एक लाइट ईयर के दायरे में फैला हुआ है। इसका मतलब है कि अमर राजा डोमेन के दबाव में भी अनगिनत राक्षस निराश हो जाएंगे। यह ऐसा है जैसे पृथ्वी से अनगिनत इंसान एक ऐसे ग्रह पर आ गए हैं जिसकी ग्रेविटी पृथ्वी से 100 गुना ज्यादा है। चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें, इंसान जरा भी आगे नहीं बढ़ सकते। राक्षस एक जैसे ही होते हैं। जैसे ही वे इमोर्टल किंग डोमेन के पास पहुंचते हैं, वे तुरंत डोमेन द्वारा दबा दिए जाते हैं और बार बार मौत और फिर से जिंदा होने की स्थिति में चले जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जिस जगह पर दानव देवता रहते हैं,
वह जगह पहले से ही नरक की दुनिया में एक मना की हुई जगह बन चुकी है। जब तक वे दर्द नहीं चाहते, कोई भी राक्षस दानव भगवान के घर के पास नहीं आएगा। धर तेरी की, अनगिनत राक्षसों ने दांत पीस लिए, लेकिन वे लाचार थे। दानव देवता की शक्ति एक आसमानी रुकावट की तरह है, जो अनगिनत दानवों के जाने के कदमों में रुकावट डालती है। चाहे आप कितने भी एम्बिशियस हों, कितने भी उत्सुक हों, पूरी पावर के सामने ये सब बस एक मजाक है, बताने लायक नहीं है। फिर भी ये राक्षस नरक छोड़ने का विचार आसानी से नहीं छोड़ेंगे। बेशक झोउ सुई के लिए यह बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। शायद ये राक्षस सोचते हैं कि दानव भगवान ही उनके भागने में सबसे बड़ी रुकावट है, लेकिन ये तो सिर्फ बचाव की पहली लाइन है। पूरी नरक जैसी दुनिया एक पिंजरा है। जब तक झोउ सुई गिर नहीं जाता, वे कभी नहीं जा पाएंगे। ... जुआनहुआंग संप्रदाय की किस्मत अब पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा मजबूत है। इस समय झोउ सुई ने नरक जैसी दुनिया की बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसके लिए ये नरक जैसे प्लेन सिर्फ जेल है जिनमें अलग अलग मॉन्स्टर्स बंद हैं। जब तक वे कैदी भाग नहीं जाते, तब तक कोई बड़ी बात नहीं है। गू की पावर का इस्तेमाल करके उसने देखा कि उसकी अपनी क्यू की पावर 1 अरब साल पहले की तुलना में कई गुना बढ़ गई थी, जो ज्योमेट्रिक बढ़ोतरी दिखा रही थी। पहले उसके लग गोल्डन ड्रैगन की लंबाई 10 लाख लाइट ईयर तक पहुंच गई थी, लेकिन अब जुआनहुआंग सेक्ट का असर पूरे ह्यूमन टेरिटरी तक फैल गया है। इससे भी जरूरी बात यह है कि झोउ सुई ने ह्यूमन कबीले के सभी अमर राजाओं को बदल दिया है और कई अमर राजा लेवल की सेनाओं पर कंट्रोल कर लिया है। ये ह्यूमन कबीले की ज्यादातर सेनाओं को एक करने के बराबर है। तो अब उसने ह्यूमन कबीले की ज्यादातर दौलत हासिल कर ली है। ये लक गोल्डन ड्रैगन 100 गुना बढ़कर 1 अरब लाइट ईयर के डायमीटर तक बढ़ गया है। इसमें कोई शक नहीं कि यह बहुत ही प्रभावशाली ग्रोथ रेट है। इससे झोउ सुई को हेवनली दाओ और ह्यूमन क्लैन की सुरक्षा से लगातार सुरक्षित महसूस करने का मौका मिला। जब तक वह ह्यूमन टेरिटरी में है, वह अपनी इच्छाएं आसानी से पूरी कर सकता है और उसे कोई हरा नहीं सकता। चाहे कितने भी दुश्मन हों, वे उसे ह्यूमन टेरिटरी में नहीं मार सकते। जब भी कोई बुराई पैदा होती है, वह उसे भांप लेता है और खतरे को शुरू में ही खत्म कर देता है। ऐसा लगता है कि किस्मत ने पूरे अमरलोक के इंसानी इलाके को कवर कर लिया है। झोउ सुई ने अपनी मुट्ठी भींच ली। गू की शक्ति से उसने तुरंत महसूस किया कि ह्यूमन टेरिटरी के ऊपर 1 अरब लाइट ईयर डायमीटर वाला ह्यूमन टेरिटरी के हर कोने में घूम रहा महान लक गोल्डन ड्रैगन मंडरा रहा है। ऐसा लगता है कि सिर्फ एक विचार से ही ये लक गोल्डन ड्रैगन इंसानी इलाके में कहीं भी पहुंच सकता है। पूरे ह्यूमन टेरिटरी में अनगिनत अमर लोगों की किस्मत और कर्म इस लक गोल्डन ड्रैगन से जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे ह्यूमन क्लैन की ताकत बढ़ती जाएगी, लक गोल्डन ड्रैगन की ताकत भी उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी। दोनों आपस में बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। लक गोल्डन ड्रैगन की शक्ति से वह ह्यूमन टेरिटरी में अनगिनत अमर लोगों की आभा को आसानी से महसूस कर सकता था, जैसे कि किस्मत का एक बड़ा जाल हर कोने को घेरे हुए हो। किस्मत का जाल जहां भी हो, कोई भी छोटी सी हलचल उसे दिख जाएगी। बेशक किस्मत से परे की जगहों का पता लगाना मुश्किल है। ऐसा लगता है कि कभी न खत्म होने वाले अंधेरे की वह जमीन वजह और किस्मत को भी पूरी तरह निगल लेती है और उसे कुछ नहीं बना देती। फिर भी ये थोड़ी सी किस्मत काफी नहीं है। आखिरकार इंसानी कुल के 5 पुराने राजाओं को कंट्रोल किए बिना मैंने उनकी पूरी दौलत हासिल नहीं की है। इंसानियत का सेंट्रल इमोर्टल डोमेन अभी मेरा इलाका नहीं है। अगर मैं इंसानी कबीले को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाऊं, तभी उनकी किस्मत पूरी तरह से मेरी होगी। तब तक फॉर्चून क्यूगू के पास इतनी बड़ी दौलत होगी कि वह प्राचीन राजा के दायरे तक पहुंच सकता है। झोउ सुई की आंखें चमक उठी। गू के अद्भुत इस्तेमाल को जानता था, ये बहुत गहरा और समझ से परे था। बड़ी दौलत को कंट्रोल करना अंधेरे में किस्मत की ताकत को पकड़ने जैसा है, जो लगभग सबसे ताकतवर है। इस तरह किस्मत की उसकी खोज लगातार जारी है। वह अपने ऊपर बहुत ज्यादा दौलत होने से कभी नाराज नहीं होता। जाहिर है, इस तरह की ताकत जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा होगा। तभी वह ज्यादा ताकत का इस्तेमाल कर पाएगा और इस तरह इटर्नल नाइट का विरोध कर पाएगा। बूम टिल्ड। इस समय झोउ सुई को प्रेरणा की एक झलक मिली। लक गोल्डन ड्रैगन अचानक दहाड़ा, धरती हिला दी, जिससे किस्मत की लहरें उठी, जो किस्मत के अनगिनत धागों में उलझ गईं। अगले ही पल भविष्य के नजारे तुरंत उसकी चेतना के सागर की गहराई में उभरने लगे। उन्होंने इंसानी नस्ल का सेंट्रल इमोर्टल डोमेन देखा, जहां 5 पुराने इंसानी राजा दर्द से रो रहे थे। उनके पूरे शरीर डार्क एनर्जी से पूरी तरह भर गए थे और वे डार्क डेविल के रूप में बदल गए थे। तुरंत
सेंट्रल इमोर्टल डोमेन से एक बहुत बड़ी काली ताकत निकली जिसने पूरे इंसानी कबीले के डोमेन को अपनी चपेट में ले लिया। उस समय पूरे इंसानी कबीले को एक भयानक तबाही का सामना करना पड़ेगा जिसमें अनगिनत लोग मारे जाएंगे। ये किस्मत की चेतावनी है। मतलब इंसानी कबीले के 5 पुराने राजाओं पर मुसीबत आ गई है। उन पर डार्क ट्राइब के पुराने राजा ने हमला कर दिया है और वे सफल टेकओवर के बहुत करीब हैं। अगर इससे निपटा नहीं गया तो इंसानी कबीला खत्म हो सकता है और अनगिनत लोग अमर हो सकते हैं। झो सुई का चेहरा बहुत गंभीर था। असल में उसका इरादा प्राचीन राजा दायरे में जाने पर 5 पुराने इंसानी राजाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का था, लेकिन अभी तक देखते हुए साफ है कि काफी समय नहीं बचा है। आखिरकार इंसानी कबीले के 5 पुराने राजाओं ने डार्क ट्राइब के कब्जे को झेला। इतने लंबे समय तक टिके रहना पहले से ही काफी कमाल की बात है। बेशक अगर डार्क ट्राइब ने कामयाबी से कब्जा कर लिया तो इंसानी कबीले को बहुत ज्यादा परेशानी होगी। 5 पुराने इंसानी राजाओं का विरोध करने की बात तो छोड़ ही दे, सिर्फ 8 स्टेज वाली अमर सरनी को खो देने से ही इंसानी कबीले का पूरी तरह से अंत हो जाएगा। फिर इटर्नल नाइटलैंड से राक्षस बड़ी संख्या में हमला करेंगे। उस समय बॉर्डर वाला शहर टाइडल वेव जैसे काले जानवरों के हमले का सामना नहीं कर पाएगा। 8 स्टेज वाले अमर एरे की शक्ति के बिना इंसानी कबीला अपनी ज्यादातर लड़ने की ताकत खोने के बराबर है। ऐसा होना बिल्कुल मना है। समस्या यह है कि 8 स्टेज वाला अमर समूह ताई अमर राजा के कंट्रोल में है। अगर ताई इमोर्टल किंग पर सफलतापूर्वक कब्जा हो जाता है तो इसका मतलब है कि 8 स्टेज वाला इमोर्टल एरे डार्क ट्राइब के हाथों में चला जाता है। इससे इंसानों के पास भागने के लिए कोई जगह नहीं होगी। सीधे सेंट्रल इमोर्टल डोमेन पर धावा बोलना, 5 पुराने राजाओं से परेशानी मोल लेना रियलिस्टिक नहीं है। ये देखते हुए कि सेंट्रल इमोर्टल डोमेन 8 स्टेज इमोर्टल एरे की कोर लैंड है, जल्दबाजी में आगे बढ़ने का मतलब होगा 5 पुराने इंसानी राजाओं और 8 स्टेज वाले अमर ग्रुप दोनों से खतरों का सामना करना, चाहे कितनी भी ताकत हो उसका सामना करना नामुमकिन है। इसलिए इस मुश्किल से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, वह है एरे हॉट गू की पावर का इस्तेमाल करके 8 स्टेज वाले अमर एरे पर पूरी तरह से कंट्रोल करना और इस तरह पूरे इंसानी कबीले को अपने कंट्रोल में लाना। अगर 8 स्टेज वाली अमर सरनी का कंट्रोल मेरे हाथ में हो तो भले ही 5 पुराने राजाओं पर एक साथ सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया जाए, फिर भी इंसानी कबीला बिना किसी नुकसान के रहेगा। इसके अलावा मैं 8 स्टेज वाले अमर एरे की शक्ति का इस्तेमाल करके 5 डार्क ट्राइब के पुराने राजाओं को दबा सकता था और उन्हें सील कर सकता था। झो सुई ने अपनी मुट्ठी भींच ली और तुरंत इस मुश्किल को हल करने का तरीका सोचने लगा। लेकिन अब भी एक समस्या है, जो यह है कि 1 अरब साल बाद भी उस पर मौजूद एरे हॉट गू ने 8 स्टेज वाले अमर एरे पर सफलतापूर्वक कंट्रोल नहीं किया है। सच कहूं तो 8 स्टेज वाले अमर एरे पर हमला करना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा इंसानी कबीले के 8 स्टेज वाले अमर ग्रुप की सुरक्षा ग्रुप की आंखों के तौर पर 5 अंदरूनी खजानों से होती है। कब्जा करने की कोशिश करना और भी मुश्किल होता जा रहा है। यह एक साथ 5 अंदरूनी खजानों का सामना करने जैसा है। चाहे एरे हॉट गू कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, ये छोटा समय काफी नहीं है। लेकिन अब उसके पास ज्यादा समय नहीं है। अगर जल्द ही 8 स्टेज वाले अमर एरे में महारत हासिल नहीं की गई तो इंसानी कबीले को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और अनगिनत अमर लोग मारे जा सकते हैं। वैसे इसमें एक चालाक तरीका है। शायद मैं फॉर्चून क्यू गू की शक्ति का इस्तेमाल कर सकता हूँ। झो सुई का दिल धड़क उठा। उसे तुरंत एहसास हुआ कि वह फॉर्चून क्यू गू की शक्ति का लाभ उठा सकता है। यदि पूरी तरह से एरे हॉट गू पर निर्भर रहा जाए तो सफल कब्जे का प्रयास करने में दसियों अरबों या यहाँ तक कि सैकड़ों अरबों वर्ष लग सकते हैं, शायद इससे भी ज्यादा। लेकिन अगर मैं फॉर्चून क्यू गू की पावर को एक्टिवेट करूं, क्यू की बहुत ज्यादा पावर का इस्तेमाल करके, तो शायद मैं ह्यूमन क्लैन के 8वें ग्रेड के इमोर्टल एरे की फॉर्मेशन स्पिरिट को अंधा कर सकूं और उसकी इंटेलिजेंस को धुंधला कर सकूं, जिससे एरे हॉट गू उस पर सफलतापूर्वक कब्जा कर सके। अगर वह सफल हो गया तो उसके सामने आने वाली मुश्किलें अपने आप आसानी से हल हो जाएंगी। ये सोचकर उसने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। आखिरकार हिचकिचाहट के लिए ज्यादा समय नहीं था। जाहिर है जितनी तेजी से वह 8th ग्रेड इमॉर्टल एरे को कंट्रोल कर सके उतना ही अच्छा होगा। बूम टिल्ड टिल्ड। तुरंत उसका मन एरे हॉट गू में डूब गया और उसकी दिव्य भावना बहुत बढ़ गई और वह ह्यूमन टेरिटरी की सेंट्रल जमीन पर पहुंच गया, जो 8वीं टियर की अमर बनावट का कोर भी है, जिसे 5 एलिमेंट्स और 5 डायरेक्शंस बनावट के नाम से जाना जाता है। इस 8वें टियर के अमर फॉर्मेशन में कुल 5 फॉर्मेशन आंखें हैं और हर एक ह्यूमन टेरिटरी की 5 दिशाओं में से एक में है।
हर बनावट की आंख एक अंदरूनी खजाने से दबी होती है। उनकी शक्तियां एक बहुत बड़ा दायरा बनाती हैं, जिसमें 1296 मिलियन बड़े देश शामिल हैं। ऐसा लगता है कि एक बार एक्टिवेट होने पर ये दुनिया को खत्म करने वाली ताकतें छोड़ देगा। अब वो ये भी जानता है कि अरे हॉट गू को 1 अरब साल क्यों लगे, फिर भी वह सफलतापूर्वक हमला क्यों नहीं कर सका। ये सच में इसलिए है क्योंकि इन 5 जन्मजात खजानों की शक्ति बहुत ज्यादा है। इस 8वें टियर के अमर रूप में माहिर होने के लिए व्यक्ति को 5 जन्मजात खजानों की पहचान हासिल करनी होगी। लेकिन वे एक हैं और जिन्हें बांटा नहीं जा सकता, जिन्हें समझा नहीं जा सकता। 5 तत्वों की शक्ति कभी खत्म नहीं होती और उन्हें पहचानना इतना आसान नहीं है। अगर यह सच में इतना आसान होता तो ह्यूमन क्लैन के 8वें टियर के इमोर्टल फॉर्मेशन पर दुश्मनों ने बहुत पहले ही हमला कर दिया होता, और न ही ह्यूमन टेरिटरी अनगिनत सालों तक अजेय बना रहेगा। असल में अरबों साल पहले की तुलना में इंसानी इलाका पहले ही कई गुना बढ़ चुका है। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि ह्यूमन रेस इमोर्टल किंग के लिए बड़ी प्रॉब्लम आ गई, इसलिए ह्यूमन टेरिटरी का एक्सपेंशन रुक गया। ग्रेट फॉर्चून स्किल। इस समय झो ओसुई ने तुरंत फॉर्चून क्यू ईगू को एक्टिवेट किया, फिर उस बड़ी दौलत को खुद पर जला दिया। ची की बहुत ज्यादा शक्ति तुरंत अरे हार्ट गू से जुड़ गई, जिससे उसे ची की बहुत ज्यादा शक्ति मिल गई, जिससे वह अजेय हो गया और दुर्भाग्य आशीर्वाद में बदल गया। गड़गड़ाहट टिल्ड टिल्ड। अगले ही सेकंड एरे हॉट गू हिल गया, जैसे एक सुनहरे ड्रैगन में बदल रहा हो। आसानी से एरे के कोर की गहराई में मिल गया और 5 एलिमेंट्स और 5 डायरेक्शंस फॉर्मेशन की फॉर्मेशन स्पिरिट पर पहुंच गया। क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज हम पर हमला कर रही है। असंभव, हम जन्मजात खजाने हैं, कौन सी शक्ति हमें धोखा दे सकती है? वास्तव में ये सिर्फ एक भ्रम है। हमारी पहचान के बिना कोई भी इस बनावट की गहराई में नहीं जा सकता। अचानक सेंट्रल वूजी एप्रिकॉट फ्लैग, ईस्टर्न ब्लू लोड स्ट्राइजर बैनर, सदर्न लिडी फ्लेम लाइट बैनर, वेस्टर्न प्लेन क्लाउड बाउंड्री बैनर, नॉर्दर्न ट्रू मार्शल सोप कार्विंग बैनर और दूसरे 5 एलिमेंट्स और 5 डायरेक्शंस बैनर जागते हुए दिखे। लेकिन वे ची की जबरदस्त शक्ति से घिरे हुए थे, उलझन में थे और उनकी समझ धुंधली हो गई थी। इस प्रकार उन्हें कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। उन्हें तो ऐसा भी लगा कि जैसे कोई बड़ा मौका आने वाला है। डोन। एक पल में एरे हॉट गू को हेवनली दाव से मदद मिलती दिखी। एरे कोर, जिस पर हमला करने में पहले 1 अरब साल से ज्यादा लगते थे, अब आसानी से घुस गया था। इस 8वें टियर के अमर फॉर्मेशन ने एक फॉर्मेशन स्पिरिट को भी जन्म दिया, जो महान फॉर्मेशन के हर पहलू को कंट्रोल करता है, और यह बहुत मजबूत है। लेकिन इस समय एरे हॉट गू तुरंत इस फॉर्मेशन स्पिरिट की आत्मा में गहराई से मिल गया और दोनों एक होने लगे। क्या 5 तत्वों और 5 दिशाओं के फॉर्मेशन की आत्मा तुरंत हैरान रह गई। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि क्या हुआ, क्योंकि एरे हॉट गू एक हॉट डायमंड की तरह था, जो आसानी से फॉर्मेशन आत्मा की आत्मा में मिल सकता था। अगर हालात नॉर्मल होते तो फॉर्मेशन स्पिरिट जरूर कुछ गड़बड़ का पता लगा लेती और फिर सब कुछ ठीक करने के लिए ग्रेट फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती। लेकिन अब बात अलग है, क्योंकि ची की बहुत ज्यादा ताकत जल रही है और किस्मत की रहस्यमयी ताकत उसकी समझ को धुंधला कर रही है, जिससे उसकी समझ कई लेवल तक कम हो गई है। डोन। इससे पहले कि इस 8वें टियर के अमर फॉर्मेशन की फॉर्मेशन स्पिरिट कुछ समझ पाती, एरे हॉट गू के साथ इंटीग्रेशन पहले ही खत्म हो चुका था। इस समय एरे हॉट गू आसानी से इस 8वें टियर के अमर फॉर्मेशन की फॉर्मेशन स्पिरिट के साथ मिल गया और ऐसा लगा जैसे वह हेवनली दाव में बदल गया है, जो सब पर हावी है। इसका विशाल डिवाइन सैन से 1296 मिलियन महान अवस्थाओं को घेरे हुए है। 16वीं स्टेज एरे हॉट गू। बेशक जब एरे हॉट गू ने 5 एलिमेंट्स और 5 डायरेक्शंस फॉर्मेशन को पूरी तरह से रिफाइन किया, तो उसकी कल्टीवेशन भी बढ़ गई और 15वें स्टेज की रुकावट को आसानी से तोड़कर 16वें स्टेज लेवल में कदम रख दिया। गू कीड़ों के लिए भी सबसे ऊंचा क्षेत्र है, जिससे आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन है। पुनर्जन्म कानून की आभा के धागे एरे हॉट गू में विलीन हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे एरे हॉट गू सबसे बड़े स्वर्गीय दाव में बदल गया था, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अनगिनत एरे को कंट्रोल कर सकता था। ये सभी संरचनाओं का सच्चा पूर्वज था। 16वें स्टेज के एरे हॉट गू की शक्ति पहले से ही हेवनली दाव के बराबर है। झो सुई बहुत ज्यादा हैरान था। एक तरह से 8वें टियर के अमर ढांचे को ढकने वाली शक्ति एक बहुत बड़ी दुनिया जैसी थी। अंदर की फॉर्मेशन स्पिरिट ही स्वर्गीय दाव है, जो इस दुनिया को कंट्रोल करती है। फॉर्मेशन स्पिरिट जितनी मजबूत होगी, वो उतनी ही भयानक शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती है। यह एक आम इंसान की तरह है जिसके पास 100 कैटीज की ताकत है, फिर भी वह किसी भी मार्शल आर्ट में माहिर नहीं है
और उसकी तुलना दूसरे इंसान से की जाती है जो मार्शल आर्ट टेक्निक में ग्रैंड मास्टर है। भले ही दोनों में एक जैसी ताकत हो, लेकिन पहले वाला कभी भी दूसरे वाले का मुकाबला नहीं कर सकता। यही सिद्धांत लागू होता है। फॉर्मेशन स्पिरिट असल में वही है। अगर फॉर्मेशन स्पिरिट बहुत ज्यादा ताकतवर है तो वह फॉर्मेशन की ताकतों को कंट्रोल कर सकती है और ऐसी विनाशकारी ताकत पैदा कर सकती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और एरे हॉट गू बेशक सबसे मजबूत फॉर्मेशन स्पिरिट है जो हेवनली दाव जैसा है। यह 8वें रैंक के अमर फॉर्मेशन की सारी शक्ति को पूरी तरह से जुटा सकता है और इसकी पूरी क्षमता को बाहर ला सकता है, बिल्कुल एक मार्शल ग्रैंड मास्टर की तरह जो अपनी सारी शक्ति को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। अगर 8वीं रैंक का अमर फॉर्मेशन पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाए तो कोई प्राचीन राजा भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। आखिरकार एक पुराने राजा की अमर शक्ति सीमित होती है, जबकि 8वें रैंक का अमर गठन 8वें दर्जे की अमर नस की शक्ति का इस्तेमाल करता है, इसलिए इसकी ऊर्जा स्वाभाविक रूप से असीमित होती है, जो एक पुराने राजा की तुलना में कहीं ज्यादा है। गू की शक्ति सिर्फ फॉर्मेशन को प्रभावित करने तक ही सीमित नहीं है। अब एरे हॉट गू भी पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। ये किसी दुनिया के स्वर्गीय दाव को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है और उस दुनिया का मालिक बन सकता है। इसमें कोई शक नहीं है, यह एरे हॉट गू की असली शक्ति है। झो सुई ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। उन्होंने एंशिएंट किंग रेल में आगे बढ़ने पर एरे हॉट गू में जबरदस्त पावर सर्ज महसूस किया, जैसे कि उसमें क्वालिटेटिव एवोल्यूशन और एनहांसमेंट हुआ हो। पहले एरे हॉट गू सिर्फ एक फॉर्मेशन पर कंट्रोल कर सकता था और उसकी फॉर्मेशन स्पिरिट को कंट्रोल कर सकता था, लेकिन अब ये दुनिया के स्वर्गीय दाव को अपने कब्जे में लेना शुरू कर सकता है और इन स्वर्गीय दाव को बदल भी सकता है, जिससे उन्हें खुद के बारे में पता चल सके। आखिरकार असल में दुनिया का स्वर्गीय दाव भी एक बहुत बड़ा ढांचा है जिसमें अनगिनत नियम शामिल हैं और जो दुनिया के हर कोने को चुपचाप और बिना दिखे घेरे हुए है। लेकिन प्राचीन राजा दायरे में एरे हॉट गू एक महान हजार दुनिया के स्वर्गीय दाव को समझ सकता है, लेकिन अमर दुनिया के स्वर्गीय दाव को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि स्वर्गीय दाव बहुत विशाल है जिसमें अनंत दाव हैं। अगर कोई इसे जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करता है तो एरे हॉट गू जरूर फेल हो जाएगा और शायद हेवनली दाव भी उसे अपने में मिला ले। झो उसुई को एरे हॉट गू की सीमाओं का एहसास हुआ। भले ही यह सच में रहस्यमयी और बहुत ज्यादा अनंत है, लेकिन इसकी क्षमताएं आखिरकार सीमित हैं, सब कुछ हासिल करने में सक्षम नहीं है। फिर भी इसके बावजूद एरे हॉट गू अभी भी काफी उल्लेखनीय है। हालांकि यह अमर दुनिया के स्वर्गीय दाव पर कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन इसे 8वें रैंक के अमर फॉर्मेशन पर कब्जा करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं एरे हॉट गू की पावर का इस्तेमाल करता हूं तो क्या यह मुझे बाकी 4 सुपर रेस के 8वें रैंक के अमर फॉर्मेशन पर हमला करने की इजाजत नहीं देगा? अगर कामयाब रहा तो बाकी 4 सुपर रेस मेरे कंट्रोल में आ जाएंगी। आखिरकार बाकी 4 सुपर रेस के इलाके भी 8वें रैंक के अमर फॉर्मेशन से घिरे हुए हैं। हालांकि उनके 8वें रैंक के अमर फॉर्मेशन ह्यूमन कबीले जितने खतरनाक नहीं हैं, फिर भी वे काफी खतरनाक हैं, लगभग अजेय। झो उसुई का दिल धड़कने लगा। वह इस विचार को रोक नहीं सका। सच कहूं तो अगर कोई डार्क क्लैन से लड़ना चाहता है तो सिर्फ ह्यूमन क्लैन काफी नहीं है, इसके लिए दूसरे क्लैन की सेनाओं को एक साथ लाना होगा। समस्या यह है कि कई कबीलों के बीच झगड़े इतने गंभीर हैं कि हर किसी के लिए अपने मतभेदों को भुलाकर ईमानदारी से मिलकर काम करना लगभग नामुमकिन है। इसलिए मुख्य कबीलों को एक करने के लिए पूरी ताकत का इस्तेमाल करना ही एकमात्र तरीका है। दूसरे कबीलों को ह्यूमन कबील के सामने सरेंडर करने के लिए मजबूर करना और दूसरे के 8वें रैंक के अमर फॉर्मेशन को कंट्रोल करना सबसे अच्छा तरीका है। एक बार सफल होने के बाद बाकी 4 सुपर रेस किसी की जेब में रखी चीजों से ज्यादा कुछ नहीं होंगी। यहाँ तक कि ह्यूमन क्लैन में भी कई अमर राजा हैं जिन पर डार्क क्लैन ने हमला किया है। दूसरी सुपर रेस के अमर राजाओं की हालत शायद ज्यादा बेहतर नहीं है, हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। शायद ह्यूमन क्लैन पर मास्टरी हासिल करने के बाद दूसरी रेस के खिलाफ जाना जरूरी है। इसके अलावा यह मामला जितनी जल्दी निपटाया जाएगा उतना ही अच्छा होगा। झो उसुई की आंखें चमक उठी। वह अपने अगले कदम के बारे में सोच रहा था। उसे लगा कि जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ रही है, उसकी महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ती जा रही हैं। ये सिर्फ ह्यूमन क्लैन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दूसरी सुपर रेस के इलाकों पर भी नजर रखने लगा है। और अगर कोई सच में 5 सुपर रेस के इलाकों पर कब्जा कर भी ले, तो बड़ी अमर दुनिया के मुकाबले यह अभी भी इलाके का सिर्फ 1% है, ज्यादा कुछ नहीं। फिर भी इसके बावजूद 5 सुपर रेस को एक करना उनके लिए एक जरूरी काम लग रहा था।
ये जंगली कल्पनाएं बहुत हो गईं। बेहतर होगा कि 8वें रैंक के अमर गठन की शक्ति का खुद अनुभव किया जाए। क्या ये 5 तत्वों और 5 दिशाओं के निर्माण की शक्ति है? इस समय झो सुई को लगा कि उसकी चेतना के सागर की गहराई में बहुत सारी जानकारी आ रही है, जो सभी 8वें रैंक के अमर फॉर्मेशन से आ रही है, जिससे उसकी फॉर्मेशन मास्टरी आसानी से 16वें स्टेज लेवल तक पहुंचने में मदद मिली। इस समय वह पहले से ही अमर दुनिया में सबसे ऊंचे लेवल का एरे मास्टर बन चुका था। एरे मास्टर्स जो उनके बराबर थे बहुत कम थे। एक बार जब यह 8वीं रैंक का अमर फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है तो 5 एलिमेंट स्वर्ग और पृथ्वी के नियम धातु, लकड़ी, पानी, आग और पृथ्वी तुरंत घूमने लगते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी से जुड़ जाते हैं। इस तरह 5 एलिमेंट का बैरियर बन जाता है। जब 5 एलिमेंट्स लॉस सर्कुलेट होते हैं तो ग्रैंड दाओ हमेशा बना रहता है, और अगर कोई ताइको इमोर्टल किंग हमला भी कर दे तो भी वह टूट नहीं सकता। यहाँ तक कि बनावट के अंदर भी ये सभी जीवित प्राणियों को बेहतर बनाने और दबाने के लिए 5 तत्वों के नियमों की शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए कई विदेशी अमर राजा इतने डरे हुए हैं और इंसानी इलाके में घुसने की हिम्मत नहीं करते। अगर कोई ह्यूमन टेरिटरी में जाता है और 8वीं रैंक का इमोर्टल फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है तो उन्हें 5 एलिमेंट्स लॉस की शक्ति से बेहतर बनाया जा सकता है, जिससे वे पूरी तरह से शून्य हो जाते हैं और अराजकता बन जाते हैं। झो उसुई ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। बेशक इस 8वें रैंक के अमर फॉर्मेशन को पूरी तरह से कंट्रोल करने के बाद उसे इसके खतरनाक रूप का एहसास हुआ, जो बिल्कुल कल्पना से परे है। पहले इंसानी खानदान के कई अमर राजाओं ने इस 8th ग्रेड इमॉर्टल अरे को बनाने के लिए अनगिनत आसमानी खजाने, अमर पत्थर और अयस्क खर्च किए, जिससे उनके परिवार की दौलत लगभग खत्म हो गई। ऐसा अनुमान है कि ह्यूमन क्लैन के लिए दूसरा 8th ग्रेड इमॉर्टल अरे बनाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन ये सब इसके लायक है। एक बार सफलतापूर्वक बन जाने के बाद यह 8th ग्रेड इमॉर्टल अरे ह्यूमन क्लैन का सबसे बड़ा हथियार बन गया, जो बाकी सभी इमॉर्टल किंग्स को रोक सकता था। जब तक 8वीं श्रेणी का अमर समूह बना रहेगा तब तक मानव कुल माउंट टाई की तरह स्थिर रहेगा। आखिरकार इस इमॉर्टल एरे की ताकत सिर्फ अपनी ताकत में ही नहीं है, बल्कि 5 इनेट सेक्रेड आर्टिफैक्ट्स की ताकत में भी है। अगर 8वीं क्लास का इमॉर्टल एरे एक्टिवेट हो जाता है तो यह एक साथ 5 इनेट सेक्रेड आर्टिफैक्ट्स को एक्टिवेट कर सकता है। तो ये सोचा जा सकता है कि ह्यूमन क्लैन के 8th ग्रेड इमॉर्टल एरे की ताकत दूसरे सुपर क्लैन से कहीं ज्यादा है। एरे का कोर ह्यूमन क्लैन के सेंट्रल इमॉर्टल डोमेन में है। ये ठीक वही जगह है जहां 5 प्राचीन मानव राजा अभ्यास करते थे। ये ह्यूमन कबीले का एकदम मना किया हुआ इलाका भी है। अंदर 5 पुराने दाव महल बने हुए हैं और पुराने राजा की इजाजत के बिना कोई भी अंदर नहीं जा सकता। एक पल में झो सुई ने सेलेस्टियल कोर्ट हेडक्वार्टर में 5 एलिमेंट्स और 5 डायरेक्शंस फॉर्मेशन की शक्ति को महसूस किया और 5 दाव पैलेस के होने का पता लगाया, जो आम दिनों में 5 पुराने राजाओं के रहने की जगह थे। ये 5 दाव महल घने प्रोहिबिशन एरे के साथ 8वीं क्लास के इमॉर्टल एरे के कोर एरिया में एक डरावनी रुकावट के साथ बनाए गए थे और कोई भी हमला करने की हिम्मत नहीं करता था। अगर कोई दखल देने की कोशिश करता है तो उसे जरूर 8th ग्रेड इमॉर्टल एरे का नुकसान झेलना पड़ेगा। यहाँ तक कि एक इमॉर्टल किंग को भी बहुत नुकसान हो सकता है या वो तुरंत खत्म भी हो सकता है। यही वजह है कि झो सुई ने पहले जल्दबाजी में दखल नहीं दिया, बल्कि बाहरी इलाकों में बस थोड़ी देर के लिए देखा। हालांकि अब जब उसने इस 8th ग्रेड इमॉर्टल एरे में महारत हासिल कर ली है तो ये जगह उसके लिए असल में मौजूद नहीं है। अगर वह चाहे तो किसी भी समय आसानी से अंदर आ जा सकता है। बूम टिल्ड तुरंत झो सुई की हॉट आइज पावर फैल गई, जिसने आसानी से इन 5 पुराने दाव महलों को घेर लिया और उसे यहाँ 5 पुराने इंसानी राजाओं के पीछे हटने और प्रैक्टिस करने का एहसास हुआ। वे हैं ताई अमर राजा, लिंगलोंग अमर राजा, कियानटीन अमर राजा, हुनचेन अमर राजा और दारी अमर राजा। ये 5 प्राचीन राजा अनगिनत युगों तक जीवित रहे हैं। कोई कह सकता है कि उनका जीवन मानव कुल का इतिहास है, जो समझ से परे एक प्राचीन आभा बिखेरता है। ऐसा लगता है जैसे समय उन पर कोई निशान नहीं छोड़ सकता। लेकिन अफसोस की बात है कि अब उनके शरीर के हर रोम रोम से काली आभा की धाराएं निकल रही हैं, जो उन्हें कभी न खत्म होने वाले अंधेरे में ढक रही हैं और एक काला छत्ता बना रही हैं। ऐसा लगता है कि डार्क एनर्जी का हर कण उनके शरीर और आत्मा को खराब कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि 5 डार्क ट्राइब के पुराने राजा पुराने इंसानी राजाओं पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। 5 प्राचीन मानव राजा भी बहुत संघर्ष कर रहे हैं। कोई नहीं जानता कि वे कब तक टिक पाएंगे। अगर 5 डार्क ट्राइब एंशिएंट किंग्स उन पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लेते हैं तो ह्यूमन क्लैन के ऊपरी लेवल पूरी तरह से खत्म हो सकते हैं।
तब तक ह्यूमन कबीले का क्या होगा, ये सोचा जा सकता है। सच में 8th ग्रेड इमॉर्टल एरे में मास्टरी करना सही फैसला था। 5 प्राचीन मानव राजा तुरंत खतरे में हैं। वे अब ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते। अगर हम उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं करेंगे तो वे शायद बर्बाद हो जाएंगे। हालांकि डार्क ट्राइब के पुराने राजा सच में ताकतवर हैं, लेकिन 8वें ग्रेड के अमर एरे के दबाव में वे हवा या लहरें नहीं चला सकते और उनके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं है। अरे, लगता है उन्होंने कुछ नोटिस किया है। झो सुई की आंखों में ठंडी चमक दिखी। इस समय 5 डार्क ट्राइब के पुराने राजा अचानक जाग गए। डरावनी डार्क एनर्जी अचानक फूट पड़ी, जिससे एक ब्लैक होल जैसा भयानक काला भंवर बन गया, जिसने सब कुछ निगल लिया। ... समय थोड़ा पीछे चला जाता है। मानव जाति का स्वर्गीय दरबार, प्राचीन राजाओं का दाव महल, ताई अमर राजा, लिंगलोंग अमर राजा, क्यानटीन अमर राजा, होनचेन अमर राजा और दारी अमर राजा और दूसरे लोग अचानक चौंककर जाग गए। उन्हें अंधेरे में एक बहुत बड़ा खतरा महसूस हुआ। ये पुराने राजाओं की खतरे की भविष्यवाणी थी। जब वे जिंदगी और मौत के संकट का सामना करते हैं तो उन्हें किस्मत का पहले से ही अंदाजा हो जाता है, जिससे आसमानी और जमीनी एहसास होता है। अरे यार, ये क्या हो रहा है? मुझे अचानक से डर क्यों लगने लगा? मुझे अजीब खतरे का एहसास क्यों होने लगा? डार्क ट्राइब के पुराने राजा ने, जिसके पास ताई इमोर्टल किंग था, गंभीर चेहरा दिखाया। उसे लगा कि यह हालत आम नहीं है, क्योंकि वह पुराने राजा के लेवल का प्राणी था, जिसकी लड़ने की ताकत का कोई अंदाजा नहीं था और उसे मारने वाले बहुत कम लोग थे। लेकिन अब पुराने राजा की समझ उसे चेतावनी देती है कि खतरा आने वाला है। यह अनंत रात्रि की चेतावनी है, इसलिए उसके पास बहुत ज्यादा सावधान रहने के अलावा कोई चारा नहीं है। शायद इंसानी कबीले के अमर राजा हम पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। इससे पहले उन्होंने ह्यूमन क्लैन में जमे हुए कई डार्क क्लैन इमोर्टल किंग्स को खत्म कर दिया था। अब ऐसा लगता है कि हमारी बारी है, एक और डार्क ट्राइब के प्राचीन राजा ने उदास होकर कहा। सच कहूं तो जब से यह पता चला कि ह्यूमन क्लैन में जमे हुए डार्क क्लैन इमोर्टल किंग्स एक एक करके खत्म हो रहे हैं, तब से उसे पता था कि ये दिन आखिरकार आएगा। क्योंकि विरोधी डार्क क्लैन इमोर्टल किंग्स को दिखा सकते थे, इसलिए वे डार्क ट्राइब एंशिएंट किंग्स को भी दिखा सकते थे। इसका मतलब है कि उनकी असली पहचान शायद इंसानी कबीले के अमर राजाओं को बहुत पहले से पता थी। पहले तो उन्हें उनकी ताकत का डर था, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया। इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह है कि इंसानी कबीले के अमर राजाओं ने हमारे 5 पुराने राजाओं का मुकाबला करने का कोई तरीका खोज लिया है? हालांकि हमने अभी तक उन पर पूरी तरह से कब्जा नहीं किया है, फिर भी हम कुछ समय के लिए उनकी आध्यात्मिक समझ को दबा सकते हैं। थोड़े ही समय में हम अभी भी पुराने राजाओं के लेवल की लड़ाई की ताकत दिखा सकते हैं। यहाँ तक कि ह्यूमन क्लैन का 8वीं ग्रेड इमोर्टल एरे भी हमारे कंट्रोल में है। क्या ये इंसानी नस्ल के अमर राजा हमारे खिलाफ जाने की हिम्मत करते हैं? एक और डार्क ट्राइब के पुराने राजा को ये बात यकीन नहीं हुई, क्योंकि उसे लगा कि वे इंसानी नस्ल के अमर राजा बेवकूफ नहीं थे और उन्हें यह नहीं पता होगा कि वे कितने ताकतवर थे। अगर वे जल्दबाजी में उनके खिलाफ काम करते तो इससे जरूर आपसी तबाही होती, जिससे ह्यूमन क्लैन के अंदर अनगिनत जीव मारे जाते। ऐसे संघर्ष के बाद ह्यूमन क्लैन की लड़ने की ताकत ज्यादातर खत्म हो सकती है और क्लैन में ऐसी गिरावट आ सकती है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्हें भरोसा था कि अगर ह्यूमन रेस के अमर राजा को उनके होने का पता भी चल जाए तो भी वे उनके खिलाफ जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेंगे। कुछ हद तक ये कहा जा सकता है कि दोनों पक्ष आतंक के संतुलन की स्थिति में थे, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इंसानी नस्ल के अमर राजा उस बैलेंस को तोड़ने की हिम्मत करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरी तरफ के लोगों ने उनसे निपटने का कोई तरीका समझ लिया हो? यह असंभव नहीं है। आखिरकार ह्यूमन क्लैन के बारे में हमारी समझ अभी भी बहुत सीमित है। हमें कोई अंदाजा नहीं है कि ह्यूमन क्लैन में कितनी ताकत है या कितने इमोर्टल राजा पैदा हुए हैं। इसीलिए इतने सारे डार्क क्लैन इमोर्टल राजा ह्यूमन क्लैन के हाथों में पड़ गए हैं। अगर दूसरी तरफ तैयार है तो शायद हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। एक और डार्क ट्राइब के प्राचीन राजा ने गंभीरता से कहा। सबसे बुरे के लिए तैयार रहना जरूरी लगा। हालांकि यह ह्यूमन रेस के अमर राजाओं को अपने मुकाबले का नहीं मानता था, लेकिन कौन जानता था कि ह्यूमन रेस के अमर राजाओं ने कौन से तरीके सीखे थे। अनजान चीज सबसे डरावनी चीज है। इसके अलावा वे अभी भी 5 पुराने इंसानी राजाओं पर सफलतापूर्वक कब्जा करने में नाकाम रहे। इससे वे बहुत परेशान हो गए। पुराने इंसानी राजा सच में बहुत परेशान करने वाले थे। अरे, अगर ह्यूमन क्लैन हमें मारना चाहता है तो उन्हें कोशिश करने दो।
भले ही हम बच न पाएं, लेकिन हम उनके लिए इसे आसान नहीं बनाएंगे। लेकिन अब जब हम जानते हैं कि दूसरी तरफ हमारे खिलाफ साजिश रचने की योजना है, तो हमें पहले हमला करना चाहिए। कहते हैं कि जो पहले हमला करता है वो पहल करता है, जबकि दूसरा मुसीबत में पड़ जाता है। एक डार्क ट्राइब के पुराने राजा ने गुस्से में कहा। वह बैठकर मौत का इंतजार नहीं करना चाहता था। अगर वे बर्बाद होने वाले थे तो वे हमला कर सकते थे, ह्यूमन क्लैन में तबाही मचा सकते थे, एक इलाके को तबाह कर सकते थे और अफरा तफरी और अंधेरा फैला सकते थे। जो भी हो, ह्यूमन क्लैन को एक दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ी, नहीं तो उनकी मौत बेकार हो जाएगी। मुझे डर है कि अब बहुत देर हो चुकी है, दुश्मन आ गया है। उस पल डार्क ट्राइब के पुराने राजा ने, जिसने ताई इमोर्टल किंग को अपने वश में कर लिया था, अपना चेहरा बदल लिया। उसे लगा कि धरती के अंदर 8वें क्रम का इमोर्टल एरे कांपने और गुनगुनाने लगा है, जिससे स्वर्ग और धरती के नियमों में कभी न खत्म होने वाला कंपन पैदा हो गया। तुरंत एक बड़े 5 एलिमेंट्स बैरियर ने 5 पुराने राजाओं के दाव महलों को घेर लिया, जिससे इन दाव महलों में समय और जगह ऐसे जम गए जैसे उसी पल में फिक्स हो गए हों। जैसे ही 8वें ऑर्डर की अमर सरनी ने काम करना शुरू किया, सभी 5 डार्क ट्राइब के पुराने राजाओं ने शक्ति महसूस की। उनके शरीर 5 तत्वों की शक्ति से दबे हुए लग रहे थे और हिल नहीं पा रहे थे। आसमान में, धरती पर और शून्य के अंदर 5 एलिमेंट सील्स दिखाई दी, जिन्होंने इस स्पेस टाइम को सीमित कर दिया। लानत है, यह 8वें क्रम का अमर समूह, स्वर्ग और पृथ्वी का 5 तत्व 5 दिशाओं वाला समूह। लेकिन क्या यह 8वीं क्रम की अमर सरनी मेरे नियंत्रण में नहीं थी? इसका कंट्रोल कब छीन लिया गया? डार्क ट्राइब का प्राचीन राजा, जिसने ताई इमोर्टल किंग को अपने वश में कर लिया था, पूरी तरह हैरान रह गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा होगा, क्योंकि इस 8वें ऑर्डर के इमोर्टल एरे का कंट्रोल ताई इमोर्टल किंग के हाथों में था। और ताई अमर राजा, मानव कुल का सबसे शक्तिशाली प्राचीन राजा, लंबे समय से उनके नियंत्रण में था। इसका मतलब यह था कि ह्यूमन क्लैन का सबसे ताकतवर हथियार भी उन्हें बिल्कुल भी खतरा नहीं पहुंचा सकता था। इसीलिए उन्हें इतना भरोसा था कि ह्यूमन क्लैन उन्हें मार नहीं सकता। लेकिन अब ह्यूमन रेस के अमर राजाओं ने चुपचाप 8वें ऑर्डर के अमर ग्रुप पर कंट्रोल कर लिया। इस 8वें ऑर्डर के अमर एरे को एक्टिवेट करने के लिए ताई अमर राजा की भी जरूरत नहीं थी, जो कि बिल्कुल नामुमकिन था। यह उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। चीजें पूरी तरह से उसके कंट्रोल से निकल चुकी थीं। इससे वह घबरा गया और डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। क्या स्वर्ग और पृथ्वी के 5 तत्वों और 5 दिशाओं के एरे का कंट्रोल ले लिया गया? ये कब हुआ? ताई अमर राजा, जो दबा हुआ था और लगभग नींद की हालत में था, उसे यह खबर तुरंत महसूस हुई और वह पूरी तरह हैरान रह गया। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि क्या हुआ है। आखिरकार 8वें ऑर्डर के अमर सरनी को कंट्रोल करने वाले प्राचीन राजा के तौर पर थ्योरी के हिसाब से कोई भी उनसे कंट्रोल नहीं ले सकता। लेकिन अब यह अकल्पनीय घटना घटी। उसे कोई खुशी नहीं हुई, बस बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। उसे कुछ पता नहीं था कि क्या हुआ था। क्या ऐसा हो सकता है कि ह्यूमन क्लैन के 8वें ऑर्डर के अमर एरे में कोई लूप होल था? नहीं तो कोई चुपचाप उससे कंट्रोल कैसे ले सकता था? तुम तो बस बेकार हो। ह्यूमन क्लैन की सबसे ताकतवर इमोर्टल एरे पर भी दूसरों ने कब्जा कर लिया है, और आप अभी भी ह्यूमन क्लैन के सबसे ताकतवर इमोर्टल किंग होने का दावा करते हैं। मुझे डर है कि ह्यूमन क्लैन के हाई कमांड ने तुम्हें बहुत पहले ही साइडलाइन कर दिया है। तुम सिर्फ एक कठपुतली हो। डार्क ट्राइब का प्राचीन राजा बहुत गुस्से में था। उसने सोचा था कि ताई इमोर्टल किंग पर कब्जा करके वह ह्यूमन क्लैन के लीडर को अच्छे से कंट्रोल कर रहा है। कौन सोच सकता था कि यह बूढ़ा मूर्ख सिर्फ एक कठपुतली था, एक दिखावा था जिसे आगे धकेल दिया गया था। अगर वह उस पर कब्जा करने में कामयाब भी हो जाता, तो भी शायद वह ह्यूमन क्लैन को जरा भी प्रभावित नहीं कर पाता। असल में ये पूरी तरह से धोखा खा गया था और ह्यूमन क्लैन के जाल में फंस गया था। ये सुनकर ताई अमर राजा पूरी तरह से हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह पूरी तरह से चुप हो गया। वह भी कुछ हद तक हैरान था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह सच में इंसानी कबीले की कठपुतली था? ऊपर से देखने पर वह ह्यूमन कबीले का सबसे ताकतवर अमर राजा था, लेकिन असल में उससे भी ज्यादा ताकतवर कोई और था। समस्या यह थी कि उसने सचमुच अनगिनत वर्षों तक मानव कुल की शक्ति का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा ऐसा कोई इंसानी ग्रुप कभी नहीं था जो उसे धोखा दे सके। आमतौर पर ऐसा नहीं हो सकता कि एक इंसानी अमर राजा उससे छिपा हो, लेकिन सच में ऐसी अविश्वसनीय बात उनकी नाक के नीचे हुई। ह्यूमन कबीले ने न सिर्फ एक रहस्यमयी अमर राजा को सामने लाया जो डार्क कबीले के अमर राजाओं की पहचान कर सकता था,
बल्कि बिजली की तेजी से डार्क अमर राजाओं के इस ग्रुप को खत्म कर दिया, जिससे ह्यूमन कबीले के अंदर का खतरा खत्म हो गया। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि विरोधी ने चुपचाप 8वें टियर के इमोर्टल एरे पर कब्जा कर लिया। अब वह 5 तत्वों और 5 दिशाओं के बनने की समझ खो चुका था। दूसरे शब्दों में, वह इस 8वें टियर के अमर समूह का असली मास्टर नहीं था, असली मास्टर कोई और था। एक पल के लिए तो उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। सच में बेकार है, उसे तो पता भी नहीं कि क्या हो रहा है। ताई इमोर्टल किंग के विचारों को भांपकर डार्क ट्राइब का प्राचीन राजा गुस्से से उबल रहा था, लगभग पागल हो रहा था, क्योंकि दुश्मन बहुत रहस्यमयी था। यहाँ तक कि ताई इमोर्टल किंग को भी विरोधी की असली पहचान नहीं पता थी। ये सोचा जा सकता है कि यह रहस्यमयी अमर राजा निश्चित रूप से एक डरावना अस्तित्व है जो अनगिनत सालों से इंसानी कबीले की छाया में छिपा हुआ है। जब तक ह्यूमन कबीले को किसी खतरनाक संकट का सामना नहीं करना पड़ता, वे खुद को सामने नहीं लाते। ऐसा अनुमान है कि डार्क क्लैन के अमर राजाओं के हमले के बारे में जानने के बाद उन्होंने इस समय कार्रवाई की। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सभी कबीलों ने इंसानी कबीले की गहराई और डर को कम आंका। लेकिन क्या आपको लगता है कि 8वें टियर के इमोर्टल एरे से आप हमें मार सकते हैं? बस दिन में सपने देख रहे हैं। हम डार्क क्लैन के महान पुराने राजा हैं, सिर्फ 8वें लेवल का अमर समूह हमें परेशान नहीं कर सकता। मिलो और इस 8वें टियर के अमर समूह की कैद को तोड़ो। 5 डार्क ट्राइब के पुराने राजाओं ने एक साथ चिल्लाकर कहा, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी पहचान ह्यूमन रेस के अमर राजा ने पहले ही बता दी थी, इसलिए ह्यूमन कबीले में उनके न रह पाने का कोई सवाल ही नहीं था। अब वे जिंदा रहने के लिए सिर्फ ह्यूमन टेरिटरी से भाग सकते थे। हालांकि उनका इरादा प्राचीन मानव राजाओं के 5 शरीरों को छोड़ने का नहीं था। उनके लिए वे दुर्लभ जहाज हैं, और अगर वे उन्हें अपने पास रखने में कामयाब हो गए तो उनकी लड़ने की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इससे भी जरूरी बात यह है कि इससे 5 पुराने इंसानी राजाओं का पतन हो सकता है, जो पूरी तरह से एक फायदेमंद सौदा है। भले ही वे पूरे ह्यूमन कबीले को खत्म न कर पाएं, फिर भी इससे ह्यूमन कबीले की ताकत बहुत कमजोर हो जाएगी। एक पल में 5 डार्क ट्राइब प्राचीन राजाओं ने कार्रवाई की। अमर तकनीक महान अंधेरे स्वर्ग हत्याकांड पाम। ये डार्क क्लैन की एक अल्टीमेट इमोर्टल टेक्निक है, जिसमें अनलिमिटेड डार्क पावर और डिस्ट्रक्टिव फोर्स है। एक ही वार से यह सभी दिशाओं को खत्म कर सकता है, जिससे ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड का एक इलाका पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। साथ ही यह एक कोऑपरेटिव तकनीक है। ये कई डार्क क्लैन इमोर्टल किंग्स की शक्तियों को मिलाकर एक भयानक हमला कर सकता है। पहले कई डार्क क्लैन इमोर्टल राजाओं ने हाथ मिलाया था, जो एक ही हथेली से अलग अलग क्लैन के इमोर्टल राजाओं को मार गिराने में काबिल थे, और उनके रास्ते में कोई नहीं आता था। गड़गड़ाहट टिल्ड टिल्ड टिल्ड। इस समय बहुत ज्यादा काली शक्ति आगे बढ़ी, एक साथ आकर घनीभूत हो गई, और तुरंत एक डरावना डार्क एम्परर पाम बन गया, जो घने काले रून से ढका हुआ था। ऐसा लगता था कि हाथ की रेखाओं में डरावने कानून के पैटर्न दिख रहे थे, मानो इस काले विशाल ताड़ के पेड़ ने अनगिनत दुनियाओं और प्राणियों को घेर रखा हो। इससे अंधेरे, तबाही और मौत की लहरें निकली, मानो सभी जीवों और सभी चीजों का अंत हो रहा हो। जैसे ही ये दिखा, आसपास का स्पेस टाइम टूट गया, जिससे स्पेस टाइम में डरावनी दरारें बन गईं जो हजारों, यहाँ तक कि लाखों लाइट ईयर तक फैली हुई थी, जैसे आसमान ही फट गया हो। इस काले बड़े तार के पेड़ ने आसपास के 5 एलिमेंट्स बैरियर को तोड़ने की कोशिश की, जिससे बचने और बचने के लिए एक छेद बन गया। उसी समय सेलेस्टियल कोर्ट हेडक्वार्टर के पास इमोर्टल्स और इमोर्टल किंग्स ने सबसे पहले दाव पैलेस में हलचल महसूस की। उन्होंने 8वें टियर के इमोर्टल एरे को काम करते देखा, जिसमें डरावने 5 एलिमेंट्स बैरियर ने आसमान को ढक रखा था, और 5 एलिमेंट्स की कभी न खत्म होने वाली ताकत ने काम किया, जिससे ह्यूमन क्लैन के आसमान में एक अजीब सा ऑरा बन गया। उन्होंने ये भी देखा कि दाव महलों के अंदर एक भयानक काले रंग का विशाल ताड़ का पेड़ निकल रहा है, जिससे दाव महल टूट रहे हैं, जिससे आसपास का खालीपन टूट रहा है, और दरारें लाखों लाइट ईयर्स तक फैली हुई हैं, मानो आसमान गिर गया हो। कभी न खत्म होने वाली अंधेरी शक्ति फैल गई, लगभग आसमान को धुंधला कर दिया, मानो इस इलाके को हमेशा रहने वाले नाइटलैंड में बदल रही हो, और कभी न खत्म होने वाली एनर्जी को लूट रही हो। क्या हो रहा है? ताई के दाव पैलेस में यह समस्या क्यों है? आखिर क्या हुआ है? कुछ अमर लोग हैरान थे, बस यकीन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वह सैकड़ों अरबों सालों से सेलेस्टियल कोर्ट में रह रहा था, लेकिन उसने कभी कोई लड़ाई नहीं देखी थी। आखिर किस अमर ने जीने से थककर एक अमर राजा के दाव महल के पास परेशानी खड़ी करने की हिम्मत की? लेकिन अब अचानक इतनी भयानक लड़ाई छिड़ गई। यह इमोर्टल किंग लेवल पर एक मुकाबला होगा,
एक ऐसी बड़ी लड़ाई जो पहले कभी नहीं हुई। इस समय वह कांप उठा, लगभग चींटी की तरह। ऐसी भयानक डार्क पावर जिसके बारे में पहले कभी नहीं सुना गया, क्या ये किसी डार्कलैंड के अमर राजा से हो सकती है? तुरंत ही कुछ अमर लोगों को इस बुरी अंधेरी शक्ति का एहसास हो गया। आखिरकार यहाँ के लगभग हर अमर ने कभी न कभी इटर्नल नाइट लैंड में प्रवेश किया था और इटर्नल नाइट के राक्षसों से लड़ाई की थी। तो जब उन्हें ये शक्ति महसूस हुई तो ये डार्कलैंड से आए होगी। डार्कलैंड के अमर राजा हमारे ह्यूमन टेरिटरी के बीच तक कब पहुंच पाए, मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन डार्कलैंड बहुत गहरा है। अफवाह है कि अनगिनत पुरानी सभ्यताओं को खत्म करने के पीछे उनका हाथ है। शायद उन्होंने ऐसे तरीकों में महारत हासिल कर ली है जो हमारे ह्यूमन क्लैन के लिए अनजान है। अब वे ह्यूमन टेरिटरी में गहराई तक घुसकर टाई इमोर्टल किंग और दूसरों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बुरा है, क्योंकि अमर राजाओं पर भी जानलेवा हमले हुए हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? अफसोस, हम कुछ नहीं कर सकते। इस लेवल की लड़ाई में दखल देना हमारी काबिलियत से बाहर है। कई अमर लोग और अमर राजा गर्मागर्म चर्चा में थे। उनके हाव भाव बहुत बदल रहे थे। उन्हें डरावने अमर राजा की आभा की किरणें निकलती हुई महसूस हुई, जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने के लिए काफी थी। अमर दुनिया की लाखों किलोमीटर जमीन को तोड़ सकती है। अच्छी बात यह है कि 8वें ऑर्डर के अमर एरे की ताकत ने एक 5 एलिमेंट्स बैरियर बनाया, जिससे इस दाव पैलेस एरिया को सील कर दिया गया। नहीं तो पावर डेटोनेशन के समय ये ह्यूमन रेस हेवनली कोर्ट के हेडक्वार्टर को नष्ट करने के लिए काफी होगा। तब तक कौन जानता है कि कितने अमर लोग धूल और राख में बदल जाएंगे। इसके अलावा वे समझते हैं कि चूंकि डार्कलैंड के अमर राजाओं ने हत्या करने की हिम्मत की, इसलिए उन्हें अपनी सफलता पर बहुत भरोसा होना चाहिए। नहीं तो ह्यूमन टेरिटरी के बीचों बीच घुसकर हत्या करने के लिए इतनी मेहनत क्यों की जाए? लेकिन फिर भी वे 5 पुराने इंसानी राजाओं की जबरदस्त ताकत में विश्वास करते हैं। डार्कलैंड की हत्या का सामना करते समय भी वे बेशक इसे आसानी से संभाल लेंगे। भागने की कोशिश कर रहे हो, इसके बारे में सपने में भी मत सोचना। इस समय झो सुई और एरे हॉट गू एक हो गए थे। उसकी आत्मा 8वें क्रम के अमर एरे, स्वर्ग और पृथ्वी के 5 तत्वों की 5 दिशाओं वाले एरे में मिल गई, जो इस बनावट की शक्ति के हर धागे को इस्तेमाल करने में सक्षम थी। अब ह्यूमन टेरिटरी के अंदर हर जगह उसकी कंट्रोल में थी। इस समय उसे अपनी शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई महसूस हुई, जैसे कि वह एक प्राचीन राजा बन गया हो। नहीं, शायद किसी पुराने अमर राजा या फिर किसी ताइकू अमर राजा के दायरे में पहुंचना। उसे लगा कि इतनी जबरदस्त ताकत के साथ वह जो चाहे कर सकता है। बेशक ह्यूमन क्लैन के हेवन और अर्थ 5 एलिमेंट्स 5 डायरेक्शन एरे का असली मजबूत पहलू 5 इनेट ट्रेजर्स में है। ये ठीक 5 इनेट ट्रेजर्स की शक्ति के कारण है कि ये दूसरे 8वें ऑर्डर के अमर एरे से ऊपर है। इसे 8वें क्रम के अमर एरे में सबसे मजबूत माना जाता है। बूम टिल्ड तुरंत एक विचार के साथ झो सुई ने जन्मजात खजाने में से एक को सक्रिय किया, उत्तरी ट्रू मार्शल सोप कार्विंग बैनर। एक झटके के साथ इस बैनर ने बहुत ज्यादा ताकत छोड़ी, जिससे क्यानकुन छिप गया और आसमान और सूरज दिखाई नहीं दिए। एक पल में आसमान में एक बड़ा बैनर दिखाई दिया, जिसने इस जगह को ढक लिया, यहाँ तक कि सूरज की रोशनी भी नहीं जा पा रही थी और स्वर्ग और पृथ्वी का एक पिंजरा बन गया। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान एक अंतहीन सागर से घिरा हुआ हो। लहराती और लहराती लहरें, यह पानी से मिला एक इनेट ट्रेजर है जिसमें सबसे ज्यादा सुरक्षा है। पहले ह्यूमन क्लैन ने एक बार इस इनेट ट्रेजर का इस्तेमाल जमीन को कवर करने के लिए किया था। नतीजतन कई विदेशी अमर राजाओं के हमला करने के बावजूद वे ट्रू मार्शल सोप कार्विंग बैनर को बिल्कुल भी नहीं तोड़ पाए। धम्म, अगले ही पल एक काला बड़ा हाथ एक पल में आया, इस इनेट ट्रेजर पर हमला किया, जिससे भयानक शक्ति निकली जो दुनिया को नष्ट करने के लिए काफी थी, यहाँ तक कि दर्जनों इंसानी हालत को भी चकनाचूर कर सकती थी। आखिरकार ये हमला 5 डार्क ट्राइब एंशिएंट किंग्स ने मिलकर किया था और इसकी ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता था। लेकिन फिर भी इनेट ट्रेजर ट्रू मार्शल सोप कार्विंग बैनर का सामना करते हुए यह डिग रहा। बहुत ज्यादा ताकत उस पर पड़ी, लेकिन वह जरा भी नहीं हिला। पानी की कभी न खत्म होने वाली ताकत ने इसे निगल लिया और सोख लिया। यह इनेट ट्रेजर ट्रू मार्शल सोप कार्विंग बैनर की ताकत है, जो सभी अटैक पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है और उसे खत्म कर सकता है, क्योंकि पानी की पावर सब कुछ सह सकती है। धर तेरी की, ये देखकर 5 डार्क ट्राइब के पुराने राजाओं के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। उन्हें एहसास हुआ कि अब वे मुश्किल में पड़ सकते हैं। ये सच में ह्यूमन क्लैन का इलाका था, और अगर दूसरी तरफ 5 इनेट ट्रेजर्स को एक्टिवेट कर सकते थे
तो चाहे वे पुराने राजा ही क्यों न हो, वे पक्का ह्यूमन क्लैन के दुश्मन नहीं थे। उनके पूरे जोर के हमले को ह्यूमन क्लैन के इनेट ट्रेजर्स ने आसानी से रोक दिया। ये सच में जबरदस्त था। हालांकि उन्होंने बहुत पहले 5 पुराने इंसानी राजाओं की यादों से इंसानी कबीले के 8वें क्रम के अमर समूह के खतरनाक नेचर के बारे में सीखा था, लेकिन यह उनका पहला पर्सनल एक्सपीरियंस था, उनकी यादों से भी ज्यादा भयानक। यकीन नहीं होता किसने स्वर्ग और पृथ्वी के 5 तत्वों और 5 दिशाओं की व्यवस्था में पूरी तरह महारत हासिल कर ली है। ये सिर्फ मास्टरी हासिल करने के बारे में नहीं है, ये परफेक्ट कंट्रोल है। क्या दूसरी पार्टी कोई आदिम अमर राजा हो सकती है? ताई अमर राजा ने भी यह नजारा देखा। वह भी हैरान और हैरान था। पहले वह भी स्वर्ग और पृथ्वी के 5 तत्वों की 5 दिशाओं वाली व्यूह रचना को कंट्रोल करने में कामयाब रहा था, लेकिन अपनी काफी साधना न होने के कारण वह इस 8वें क्रम की अमर व्यूह रचना की शक्ति का सिर्फ 10वां हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाता था। फिर भी ये कई सालों तक ह्यूमन क्लैन की रक्षा करने के लिए काफी था और एलियन हमलों से काफी हद तक बचाव करता था। लेकिन अब यह अनजान रहस्यमय ह्यूमन रेस इमोर्टल किंग इस 8वें ऑर्डर के इमोर्टल एरे को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता था। अमर सरनी की पूरी शक्ति को बाहर निकालना। उनकी तुलना में वह एक कठपुतली की तरह था जिसे कुछ समय के लिए कंट्रोल दिया गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह सिर्फ एक कठपुतली अमर राजा था जिसे इंसानियत ने आगे बढ़ाया था? सच कहूं तो उसे अपनी पहचान पर शक होने लगा। हालांकि यह उसके लिए कोई बुरी बात नहीं हो सकती। कम से कम उसे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ह्यूमन क्लैन पर 5 डार्क ट्राइब एंशिएंट किंग्स हमला कर देंगे, जिससे ह्यूमन क्लैन पूरी तरह खत्म हो जाएगा। मारना। लेकिन झो सुई 5 डार्क ट्राइब एंशिएंट किंग्स को सांस लेने का कोई मौका नहीं देने वाला था। एक विचार के साथ उसने दूसरा इनेट ट्रेजर डिसएंगेजमेंट फ्लेम लाइट बैनर एक्टिवेट कर दिया। यह आग वाला एक जन्मजात खजाना है जिसमें अस्त व्यस्त yin और yang की क्षमताएं हैं। ये 5 तत्वों को उलट देता है, सभी बुराइयों को दूर रखता है, सभी नियमों से सुरक्षित रहता है, और इसमें अमर दुनिया की 108 अनोखी आग है। अमर दुनिया की कई अनोखी आग एक साथ मिलकर एम्परर फ्लेम बन जाती है। ये किसी भी चीज को जला सकता है और 7 रंगों की चमक दिखाता है। यह बुरी शक्तियों के खिलाफ बहुत असरदार है। जिस समय डिसएंगेजमेंट फ्लेम लाइट बैनर की शक्ति निकलती है, वह सभी बुराइयों को पीछे हटा सकती है और सभी चीजों को खत्म कर सकती है। गड़गड़ाहट टिल्ड टिल्ड टिल्ड। तुरंत 7 रंगों वाली एम्परर फ्लेम की लपटें निकली, जिससे आग से भरा आसमान बन गया, जिसने आसपास की स्पेस टाइम को घेर लिया और डार्क ट्राइब के 5 पुराने राजाओं की ओर अविश्वसनीय स्पीड से आग बरसाने लगी। थर्ड टिल्ड टिल्ड। डार्क ट्राइब के 5 पुराने राजाओं के पास बचने का कोई समय नहीं था। उनके शरीर तुरंत 7 रंग वाले एम्परर फ्लेम से टकरा गए और भयानक लपटें उन्हें जलाने लगी। कोई कह सकता है कि ऐसी 7 रंगों वाली एम्परर फ्लेम बहुत डरावनी है, जो न सिर्फ शरीर को जलाती है बल्कि आत्मा को भी जला देती है। यहाँ तक कि प्राचीन राजा लेवल के प्राणियों को भी 7 रंग वाले सम्राट फ्लेम की शक्ति का सामना करना मुश्किल लगता है। एक पल में डार्क ट्राइब के 5 पुराने राजाओं ने कान फाड़ देने वाली चीखें निकाली। उन्हें बहुत ज्यादा दर्द हुआ, जैसे उन्हें अरबों चींटियों ने काट लिया हो, ऐसा दर्द जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसी समय उनके शरीर से सफेद धुएं के गुबार उठने लगे, मानो वे 7 रंगों वाली साम्राज्यवाला में पूरी तरह भस्म होने वाले हों। बेशक उन्हें बहुत ज्यादा गंभीर चोटें आईं। हाँ, धन्यवाद साथी दाओइस्ट, हम आखिरकार इस दुख के सागर से बच सकते हैं। इस समय 5 प्राचीन मानव राजाओं के शरीर से तुरंत प्रकाश की किरणें निकली, जो वास्तव में ताई अमर राजा, लिंगलोंग अमर राजा, क्यानटियन अमर राजा, हुमचेन अमर राजा और दारी अमर राजा थे। असल में वे डार्क ट्राइब के पुराने राजाओं में उलझे हुए थे, डार्क एनर्जी से खराब हो गए थे, जिससे बचना लगभग नामुमकिन हो गया था। हालांकि पुराने राजाओं के पास कभी न खत्म होने वाली प्राइमोर्डियल स्पिरिट्स थीं, लेकिन उनके लिए ज्यादा देर तक टिके रहना मुश्किल था। अब डार्क ट्राइब के 5 पुराने राजाओं को 7 रंग वाले एम्परर फ्लेम से जला दिया गया और उन्हें बहुत ज्यादा दर्द महसूस हुआ। उन्होंने पुराने इंसानी राजाओं पर कब्जा करने की ताकत खो दी, जिससे उन्हें अपनी पुरानी आत्माओं को अपने शरीर से बाहर निकलने का मौका मिल गया। बधाई हो साथी दाओवादी आपके बचने पर। ये सीन देखकर झो सुई को उम्मीद नहीं थी कि ये 5 पुराने इंसानी राजा मारे नहीं गए होंगे। ऐसा लगता है कि उसका दखल सच में सही समय पर था, नहीं तो वे डार्क ट्राइब के पुराने राजाओं के कब्जे में आ जाते। कोई कह सकता है कि उन्होंने जल्दी दखल दिया, 5 पुराने इंसानी राजाओं को बचाया और इंसानी खानदान को एक बड़ी मुसीबत से बचाया। हालांकि उन्होंने अपना असली रूप नहीं दिखाया और सिर्फ दिव्य चेतना ट्रांसमिशन पर भरोसा किया। आखिरकार
उसकी अभी की हालत को देखते हुए इन 5 पुराने इंसानी राजाओं से मिलना सही नहीं था, ताकि उसके राज सामने न आए। साथ ही दाऊवादी, क्या आप हमसे नहीं मिल सकते? पांचों, ताई अमर राजा, लिंगलोंग अमर राजा, क्यानटीन अमर राजा, होमचेन अमर राजा और दारी अमर राजा काफी निराश थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि वे इस रहस्यमयी दान देने वाले से मिल सकते हैं। असल में उनका मानना था कि दूसरा व्यक्ति इंसानी कुल का कोई पुराना अमर राजा होगा, शायद किसी पुराने जमाने का, वरना इतनी भयानक ताकत होना नामुमकिन था। मुझे खेद है, हम मिल नहीं सकते। एक बार जब हम मिलेंगे तो कारण और प्रभाव होगा। दुश्मन की ताकत का कोई अंदाजा नहीं है, हमें सावधानी से काम करना होगा। तुम्हें सिर्फ मेरे होने का पता होना चाहिए, इतना ही काफी है, मिलने की कोई जरूरत नहीं है। झो सुई के दिव्य चेतना संचरण ने गहरे अर्थ वाले शब्द बताए। आखिरकार वह एक साधारण अमर राजा था, जो प्राचीन राजा के लेवल से कुछ दूर था। 5 प्राचीन राजाओं से मिलने से उसके रहस्य उजागर हो सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि मुलाकात न की जाए, इस तरह से अपने रहस्य का माहौल बनाए रखें। जैसा कि एक सीनियर से उम्मीद थी, हम बहुत ज्यादा घमंडी थे। क्या आप कारण और प्रभाव में नहीं उलझना चाहते? हमने सच में पूरी तरह से सोचा नहीं। सीनियर सच में सावधान है, हमने लगभग एक बड़ी गलती कर दी थी। ये सुनकर 5 प्राचीन मानव राजा, ताई अमर राजा, लिंगलोंग अमर राजा, क्यानटीन अमर राजा, होमचेन अमर राजा और दारी अमर राजा तुरंत गंभीर हो गए, पूरी तरह से समझ गए। वे इस रहस्यमय इंसानी भलाई करने वाले की चिंताओं को समझते थे, जो अचानक आने वाली मुश्किलों को रोकने के लिए, इंसानी कबीले की रक्षा करने के लिए अंधेरे में छिपा हुआ था। बेशक यह इंसानी कुल का आखिरी जरिया है, जो इन पुराने राजाओं को भी नहीं पता था। शुरू में उन्हें लगा कि इंसानी कुल के पुराने राजा होने के नाते ऐसे राज न जानना उन्हें कम आंकना है, शायद वे खुद को भी छोटा समझ रहे हैं। लेकिन डार्क ट्राइब के पुराने राजाओं के कब्जे की घटना का अनुभव करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि ऐसे तरीके जरूरी थे, क्योंकि अगर डार्क ट्राइब के पास आ गया तो आत्मा के सारे राज खुल जाएंगे। डार्क ट्राइब को पता होने वाले इंसानी कबीले की सारी इंटेलिजेंस के बराबर। ये बहुत ही डरावना नजारा है। अगर उन्हें इस रहस्यमयी इंसानी अमर राजा के होने के बारे में पहले पता होता, तो इंसानी कबीले का असली तरीका डार्क ट्राइब के पुराने राजाओं को बहुत पहले पता चल गया होता और इंसानी कबीले के पास कोई राज नहीं बचता। तब इंसानी कबीला एक छलनी की तरह हो जाएगा, जिसे डार्क ट्राइब आसानी से भेद सकेगा। इंसानी कुल के पास कोई उम्मीद नहीं होगी। तो कभी कभी इन बातों को न जानना असल में एक अच्छी बात है। कम से कम यह इंसानी कबीले के अमर राजाओं को दुश्मन के हाथों खत्म होने से बचाता है। अब तो बिल्कुल यही हाल है। इस सीनियर के होने के बारे में उनकी जानकारी न होने से दुश्मन हैरान रह गया। डार्क क्लैन के अमर राजा भी हैरान थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। इसी वजह से ये सीनियर अपनी पहचान या अपने कर्मों के बारे में नहीं बताता, ताकि इंसानी कबीले को डार्क ट्राइब के सच में डरावने दुश्मनों से बचाया जा सके। अच्छा हुआ तुम समझ गए। डार्क क्लैन का आतंक कल्पना से परे है। पूरी तैयारी के बाद भी यह अभी भी काफी नहीं है। इसीलिए मैं डार्क क्लैन की नजर से दूर परछाई में छिप जाता हूँ, ताकि जोरदार हमला कर सकूं। इस तरह उनकी योजनाओं में रुकावट आ रही है, इसलिए मेरी पहचान उजागर नहीं की जा सकती। मुझे छिपा रहना होगा, किसी के साथ किस्मत के बंधन से अछूता रहना होगा। केवल अनजान ही डार्क क्लैन को हरा सकता है। झो सुई की आवाज गहरी और रहस्यमयी लग रही थी, मानो वह हर जगह मौजूद और सर्वशक्तिमान हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद इंसानी कुल का कोई पुराना अस्तित्व हो। वह जानता था कि इन 5 पुराने इंसानी राजाओं ने उसकी पहचान गलत समझ ली थी और उसे इंसानी कुल का एक पुराना अमर राजा समझ लिया था। अमर मानव कुल की छाया में छिपा एक रक्षक। इसीलिए इन 5 प्राचीन मानव राजाओं ने उन्हें इतना सम्मान दिया। हालांकि ये गलतफहमी जरूरी नहीं कि बुरी बात थी, क्योंकि कम से कम इससे उनका भरोसा तो बढ़ा और उनके काम आसान हो गए। सीनियर की समझदारी सच में समझ से परे है, हमारी पहुंच से बाहर है। लगता है हमें सच में नहीं मिलना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि हम सीनियर की पहचान उजागर कर दें और डार्क क्लैन हमें ढूंढ ले। लेकिन हमारा समय खत्म हो रहा है। मुझे भरोसा है कि सीनियर हमारी अभी की मुश्किल को समझ सकते हैं। अभी हमारे पुराने राजाओं के शरीर डार्क क्लैन की वजह से खराब हो गए हैं, जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता, जैसे स्याही से सना हुआ कोई सफेद कपड़ा, जिसे पहले जैसा करना नामुमकिन हो। इसलिए हम इस जहाज को छोड़ने और पुनर्जन्म में जाने, यानी दोबारा जन्म लेने का प्लान बना रहे हैं। इसलिए ह्यूमन कबीले का भविष्य सीनियर पर निर्भर हो सकता है। 5 प्राचीन मानव राजाओं ने गंभीर भाव से बात की।
उनके शरीर पर लंबे समय से डार्क क्लैन का दाग लगा हुआ था, एक ऐसा भ्रष्टाचार जिसे मिटाया नहीं जा सकता था। डार्क क्लैन की करप्शन की ताकत बहुत डरावनी और खतरनाक है। फिर भी एक अमर राजा के लिए सबसे जरूरी पहलू आदिम आत्मा है। अगर आदिम आत्मा बेदाग रहे तो पुनर्जन्म और नया जन्म संभव है। ये पुराने राजाओं की हमेशा रहने वाली असली आत्मा है, जिन्होंने पुनर्जन्म के नियम को समझ लिया है। इस तरह पुराने राजाओं को मारना लगभग नामुमकिन है। जानलेवा खतरे का सामना करने पर भी वे तुरंत पुनर्जन्म ले सकते हैं। निश्चिंत रहो, ह्यूमन कबीले को मेरे पास छोड़ दो। जब तक मैं यहाँ हूँ, ह्यूमन क्लैन को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सुनकर झो सुई खुश हुए बिना नहीं रह सका। अगर 5 पुराने इंसानी राजा फिर से जन्म लेते हैं तो पूरा अमर इंसानी कबीला उसके कंट्रोल में आ जाएगा और कोई भी ताकत उसे हरा नहीं पाएगी। फिर वह आजादी से अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकता था और तेजी से अमर मानव कबीले को विकसित कर सकता था। वह ह्यूमन कबीले को भी एक कर सकता था, सेलेस्टियल सम्राट बन सकता था और पूरे कबीले की दौलत जमा कर सकता था। अगर 5 पुराने राजा आखिरकार वापस भी आ जाएं, तो भी इंसानी कबीले पर उनका गहरा असर हो चुका होगा। चूंकि ऐसा है, इसलिए हमें राहत मिली है। ये सुनकर ताई अमर राजा, लिंगलोंग अमर राजा, कियानटीन अमर राजा, होमचेन अमर राजा, दारी अमर राजा और दूसरों को भरोसा हो गया। उन्हें इस रहस्यमय इंसान सीनियर पर कबीले की सबसे बड़ी ताकत का लालच करने का शक नहीं हुआ। आखिरकार ऐसे अस्तित्व वाले प्राणियों को सत्ता में कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती। अगर वह सच में ऐसा इंसान होता तो वह कबीले के गार्डियन के तौर पर छिपा नहीं रहता। अगर डार्क क्लैन ने कई अमर राजाओं को पकड़ नहीं लिया होता या क्लैन पर कोई बड़ी मुसीबत नहीं आई होती, तो शायद ये रहस्यमय सीनियर दखल नहीं देता। इसलिए उन्हें इस सीनियर से बहुत भरोसा महसूस हुआ। अगर यह सीनियर खुद कबीले की रक्षा करता तो ह्यूमन कबीले की सुरक्षा की गारंटी थी। वूश वूश वूश, एक पल में सभी मामलों को खत्म करने के बाद 5 पुराने इंसानी राजाओं की पुरानी आत्माएं पुनर्जन्म के नियम के अनुसार समय और जगह की गहराइयों में तेजी से गायब हो गईं। उनके पुनर्जन्म की जगहें पता नहीं थी। इन 5 पुराने राजाओं के दोबारा जन्म लेने वाले रूप इस दुनिया में दोबारा आने में शायद अनगिनत साल लगेंगे। क्या ये वही प्राचीन राजा है जिसने पुनर्जन्म के नियम को समझा था? एक अविनाशी आदिम आत्मा का मालिक जो हमेशा पुनर्जन्म और पुनर्जन्म में सक्षम है। सच में यह एक ऐसा अस्तित्व है जिसे मारा नहीं जा सकता। कुछ लोग बार बार होने वाले कॉस्मिक साइकिल से बच जाते हैं। झो सुई इस दृश्य को देखकर हैरान रह गया। बेशक अमर राजा दायरे और प्राचीन राजा दायरे के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। सिर्फ एक अमर राजा जिसने पुनर्जन्म के नियम को समझ लिया हो, वही सच्चा अमर राजा है, जो कभी न खत्म होने वाली प्राइमोडियल स्पिरिट को जानता है और जानलेवा मुश्किलों से फिर से जिंदा हो सकता है। बेशक उसके पास बहुत पहले 16वें स्टेज के ऑब्सेशन गू की शक्ति थी, जिससे उसे पुनर्जन्म लेने की क्षमता मिली। असल में वो पुराने राजाओं से ज्यादा अलग नहीं था। हम अभी भी उन्हें जलाकर नहीं मार सकते। इस समय झो सुई के दिल में हलचल हुई। उसे एहसास हुआ कि हालांकि 5 डार्क ट्राइब प्राचीन राजाओं को सम्राट फ्लेम ने बुरी तरह नुकसान पहुंचाया था, लेकिन उन्हें मारना आसान काम नहीं था। जैसे जैसे समय बीतता गया, वे धीरे धीरे ठीक होते गए। उनके अंदर से भयानक डार्क एनर्जी निकली, जिसने एम्पर फ्लेम की लपटों को बुझा दिया। लेकिन फिर भी उनकी आत्मा और शरीर दोनों को गंभीर चोट लगी थी। शैतान मानव जाति अमर राजा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह की शक्ति से हमें मार सकते हो? अपने सपने से जागो। हम डार्क ट्राइब के अमर राजा हैं, हमें मारना इतना आसान नहीं है। जल्दी सरेंडर कर दो, तुम्हारा ह्यूमन कबीला आखिरकार हम खत्म कर देंगे। तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है। 5 डार्क ट्राइब के प्राचीन राजा गुस्से और रोष में चिल्लाए। वे जानते थे कि इस बार उनका नुकसान सच में बहुत ज्यादा था। न सिर्फ वे 5 पुराने इंसानी राजाओं को मारने में नाकाम रहे, बल्कि उनकी पहचान भी सामने आ गई और वे एक खतरनाक स्थिति में फंस गए। इस बात की बहुत संभावना थी कि वे इस जगह पर बुरी मौत मर सकते थे। आखिरकार डार्क ट्राइब के इटर्नल नाइट लैंड में होने की वजह से वे असल में पूरी तरह से अकेले थे। कोई भी साथी उन्हें नहीं बचा सका, लेकिन इसके बावजूद वे निडर थे, क्योंकि उनके पास एक अमर प्राइमोडियल स्पिरिट थी। इसलिए अगर वे यहाँ दुश्मन के हाथों मारे भी जाते, तो भी वे हमेशा रहने वाली रात की आगोश में लौट जाते। फिर उनका जन्म इटर्नल नाइट लैंड में होगा। इसलिए वे निडर थे। तुम्हें मारना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दबा दूंगा और सील कर दूंगा। झो सुई को लगा कि डार्क ट्राइब के पुराने राजा बहुत ताकतवर थे और उनकी प्राइमोडियल स्पिरिट्स को खत्म करना लगभग नामुमकिन था।
अगर वह पुराने राजा के दायरे में भी पहुंच जाता तो भी वह शायद इन डार्क ट्राइब के पुराने राजाओं को नहीं मार पाता। लेकिन इस दुनिया में इन अमर प्राणियों से निपटने के तरीके हैं। यही सीलिंग तकनीक है। एक बार सील हो जाने के बाद वे मृत होने से ज्यादा अलग नहीं हैं, और अगर उन्हें हेल प्लेन में सील कर दिया जाए तो उनकी ओरिजिन एनर्जी भी निकाली जा सकती है, जो एनर्जी के कभी खत्म न होने वाले सोर्स के तौर पर काम करेगी और हेल प्लेन को फिर से भर देगी। लेकिन अभी हेल प्लेन का लेवल काफी नहीं है। शायद 5 डार्क ट्राइब एंशिएंट किंग्स को सील करने में नाकाम है। अगर वह उन्हें जबरदस्ती सील कर दे तो वे भाग सकते हैं। इसलिए उसने 5 डार्क ट्राइब एंशिएंट किंग्स को सील करने के लिए 5 एलिमेंट्स और 5 डायरेक्शंस फॉर्मेशन की पावर का इस्तेमाल करने का प्लान बनाया। गड़गड़ाहट टिल्ड। एक पल में झो सुई ने तुरंत 8वें स्टेज के अमर एरे को एक्टिवेट कर दिया और 5 जनजात जादुई खजानों को इकट्ठा कर लिया। तुरंत 5 तत्वों की कभी न खत्म होने वाली अमर चीज स्वर्ग और पृथ्वी के बीच इकट्ठा हो गई, जिससे 5 तत्वों के पहाड़ बन गए, जो घने नियमों से ढके हुए थे, समझ से परे और बहुत ही अद्भुत थे। धम्म। अगले ही पल ये 5 एलिमेंट पहाड़ सबसे पहले टूटकर नीचे गिरे और 5 डार्क ट्राइब एंशिएंट किंग्स पर हमला किया और उन्हें धरती में गहराई तक धकेल दिया। उसी समय उनके शरीर 5 तत्वों की जंजीरों से बंधे हुए थे, जिससे वे हिल नहीं पा रहे थे और किसी भी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। इस समय उन्हें अपने शरीर पर बहुत ज्यादा दबाव महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वे अनगिनत 1000 दुनियाओं का वजन उठा रहे हों। बेशक अपनी प्राचीन राजा लेवल की ताकत के बावजूद वे पूरी तरह से आजाद नहीं हो पाए, क्योंकि जिस चीज ने उन्हें दबाया था वह थी 8वीं स्टेज की अमर सन्नी। 5 तत्व और 5 दिशाएं गठन। लानत है, हमें भागने मत दो, वरना तुम्हारे ह्यूमन कबीले का पूरी तरह से कत्लेआम हो जाएगा और कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। 5 डार्क ट्राइब के पुराने राजा गुस्से में दहाड़े। उन्होंने बहुत कोशिश की, 5 एलिमेंट सीलिंग का विरोध करने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार गया। उन्हें सिर्फ धरती के अंदर ही दबाया जा सकता था ताकि वे जरा भी हिल न सके। सच में हमने आखिरकार इन मुसीबतों से निपट लिया है। ये सीन देखकर झो सुई को बहुत अच्छा लगा। उसे डार्क ट्राइब के पुराने राजाओं की चीख पुकार से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब बड़े पैमाने पर दबा हुआ, ये सिर्फ एक टेम्पररी उपाय था। जब वह प्राचीन राजा दायरे में आगे बढ़ेगा तो वह उन्हें नरक में दबा सकेगा। तब तक उनके पास न सिर्फ भागने की कोई जगह नहीं होगी, बल्कि वे उसकी खेती के साधन भी बन जाएंगे, जिससे उसे आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। आखिरकार हर पुराने राजा में मौजूद ओरिजिन एनर्जी निश्चित रूप से कल्पना से परे है। लेकिन आज की बातें लीक नहीं होनी चाहिए। आसपास के अमर लोगों की यादों को मिटाना बेहतर है। किलोमीटर के दायरे में अनगिनत अमर प्राणियों को देखा। ये जगह असल में ह्यूमन रेस हेवनली कोर्ट का हेडक्वार्टर थी, जो अनगिनत हाई लेवल इमॉर्टल्स का घर था। अगर आज की घटनाएं फैल गईं, तो कौन जानता है कि इसका क्या असर होगा। इसलिए आसपास के अमर लोगों की यादों को मिटाना बेहतर था। अमर तकनीक, महान भूलने की तकनीक। एक पल में, एक विचार के साथ, उसने तुरंत इस अमर तकनीक को सक्रिय कर दिया। एक अदृश्य आत्मा की लहर सभी दिशाओं में बह गई, जिसने स्पेस टाइम को घेर लिया। इस समय कई अमर लोग अभी भी उन घटनाओं पर चर्चा कर रहे थे जो अभी अभी हुई थी। अरे, लगता है लड़ाई रुक गई है। दाव पैलेस से लड़ाई में कोई उतार चढ़ाव नहीं आ रहा है। क्या नतीजा तय हो गया होगा? कोई लगातार दाव महलों में लड़ाई की स्थिति को महसूस कर रहा था और जानना चाहता था कि लड़ाई कैसी चल रही है। आखिरकार ये प्राचीन राजा के लेवल की लड़ाई थी, जिसके नतीजे से ह्यूमन कबीले का भविष्य तय होगा। इसलिए हर अमर बहुत टेंशन में था। उन्हें चिंता थी कि कहीं पुराने इंसानी राजाओं के साथ कुछ अनहोनी न हो जाए। नामुमकिन है ना? यह एंशिएंट किंग लेवल की लड़ाई है, नतीजा इतनी जल्दी कैसे तय हो सकता है? कई अमर लोगों ने सोचा कि लड़ाई लंबे समय तक चल सकती है, क्योंकि एक बार प्राचीन राजा के लेवल पर पहुंचने के बाद किसी भी पक्ष के लिए दूसरे को मारना इतना आसान नहीं होता।